हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो है ना लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 5 को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और आज हम लोग लास्ट पार्ट में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे तो देखो, जो हमारा बचा हुआ मतलब टॉपिक है यानी कि वायरस, वायरोइड, प्रियॉन्स और लाइकेन के बारे में आज हम लोग बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। उसके बाद जो है इसी सेम टॉपिक को मैं आपको एनसीईआरटी से हर एक लाइन जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसके बाद जो है एग्जाम टाइम के लिए यानी कि जब एग्जाम टाइम आएगा ना तो फिर से आपको किसी का वीडियो या फिर बुक्स को मतलब उतने ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ना पड़े, इसीलिए मैं आपको इस टॉपिक का जो है क्विक रिवीजन नोट्स दे दूंगा, जिसकी सहायता से आप इस टॉपिक को जो है 2 से 3 मिनट के अंदर आसानी से रिवाइज कर लोगे बिना जो है एनसीईआरटी के एक भी पॉइंट को स्किप किए हुए। ओके, और उसके बाद आज तक जितने भी नीट के पीवाईक्यूज या फिर नीट के पहले जो आपका ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट था उसके पीवाईक्यूज को हम लोग इस टॉपिक के इसी वीडियो में सॉल्व भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है ना, अगर अभी आपने री नीट का पेपर देखा होगा, री नीट जो है 2026 का पेपर जो है देखा होगा ना, तो वहां पे आपने नोटिस किया होगा कि इस टॉपिक से जो है आज वाले टोटल 2 जो है नीट के जो है मतलब नीट में पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। तो यानी कि 8 मार्क्स तो आपको जो है आज का टॉपिक ऐसे ही दे करके जाएगा, कहीं अगले साल फिर से पूछ दिया तो चलो सबसे पहली बात, आज का टॉपिक का नाम तो भैया आज का टॉपिक है वायरस, वायरोइड एंड प्रियॉन्स। और इन तीनों चीजों को देखोगे ना तो इसमें एक चीज कॉमन है, क्या? तो ये तीनों का जो बॉडी होता है ना, इनके बॉडी में आपको जो है एक भी सेल नहीं दिखाई देगा, यानी कि ये लोग जो है ए सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि इनके बॉडी में क्या सेल नहीं होता है। दे डोंट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इनका बॉडी सेल से नहीं बना हुआ होता है। और आपने चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड में जो है ना ये चीजें पढ़ी होगी कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था उसको हम लोग डिफाइनिंग फीचर मान रहे थे, यानी कि धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना सभी के अंदर जो है आपका सेल होना कंपलसरी है। ओके, और सेल को तो बोला ही जाता है ना, मतलब सेल इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यह जो हमारे कंपोनेंट है वायरस, वायरोइड, प्रियॉन, इनमें जो है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, तो यह लोग जो है नॉन लिविंग थिंग्स में आ गए, यानी कि इनको हम लोग लिविंग कंसीडर नहीं करते हैं। तो सेम इसी को जो है आपका क्राइटेरिया मान करके जब आर.एच. विटेकर साहब ने हमें कब तो 1969 में जो है ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सबसे पहला किंगडम इन्होंने किंगडम मोनेरा दिया था, जिसको हमने डिटेल में पार्ट 2 में पढ़ा। उसके बाद मतलब दूसरा किंगडम इन्होंने प्रोटेस्टा दिया, जो कि हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके बाद तीसरा किंगडम इन्होंने फंगाई दिया था। चौथा किंगडम जो है इन्होंने प्लांटे दिया था, जो कि चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ते हैं। और 5वां किंगडम इन्होंने हमें एनिमिलिया दिया था, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं। और देखोगे ना इस पांचों के पांचों किंगडम में कहीं पे भी आप वायरस, वायरोइड या फिर प्रियॉन्स के बारे में नहीं पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि आर.एच. विटेकर साहब ने इनको इन पांचों में से किसी भी किंगडम में जगह ही नहीं दिया। दे आर नॉट प्लेस्ड अंडर एनी किंगडम बाई आर.एच. विटेकर साहब। अब ऐसा क्यों है? तो देखो, आर.एच. विटेकर साहब ने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ना तो वह जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए दिया था, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनके क्लासिफिकेशन के लिए आया था। बट जो है वायरस हो गए, वायराइड हो गए, प्रियॉन्स हो गए, ये लोग तो आपका कैसे थे? तो ये लोग भैया ये लोग जो है सो नॉन सेलुलर थे, यानी कि ए सेलुलर थे, यानी कि इनके बॉडी के अंदर सेल था ही नहीं, ये लोग नॉन लिविंग थे। तो इसीलिए इनको इन्होंने किसी भी किंगडम में क्लासिफाई नहीं किया। बट आपको पता है ना यह जो है मतलब लिविंग नॉन लिविंग के बीच में कहीं आते हैं, इसीलिए इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होता है। और देखेंगे तो 1 बाय 1 सभी को आज हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वायरस को देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला हमारा मेंबर वायरस। वायरस जो है ना ये ओब्लिकेट पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि ये किसी ना किसी होस्ट के सेल पे या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो है मतलब बॉडी के ऊपर उनके सेल में ही जा करके सर्वाइव कर सकते हैं। अगर ये जो है होस्ट सेल के आउटसाइड बाहर पाए गए ना तो ये लोग बिहेव करते हैं इनर्ट क्रिस्टलाइन पार्टिकल, यानी कि एक जो है सॉलिड जो है स्टोन समझ लो, यानी कि नॉन लिविंग थिंग की तरह ये लोग एक्ट करते हैं अगर ये लोग होस्ट सेल के बाहर
बाहर हुए थे। होस्ट सेल के बाहर तो कैसे, तो भैया नॉन लिविंग थिंग की तरह एक्ट करेंगे। बट अगर आगे चल के ये लोग किसी होस्ट सेल को या फिर लिविंग सेल को जो है ना मतलब जो है इन्फेक्ट कर देते हैं, तो यह उनके जो है मशीनरी को हाईजेक कर लेंगे या फिर टोक ओवर कर लेंगे, और वहां से जो होस्ट का सेल है या फिर जो लिविंग आपका सेल है उसको जो है इंस्ट्रक्शन देंगे कि चल भाई तू मेरे लिए और भी बहुत सारे वायरसेस को बनाओ। अब ऐसा कैसे हो पा रहा है, यानी कि यह जो वायरस है इसको अभी हमने देखा था कि यह जो है नॉन लिविंग थिंग्स में आता है, बट यह जो है आपके जो है जो मतलब लिविंग सेल्स हैं, इवन हम लोग ह्यूमन के बॉडी के अंदर जो सेल है उसको ये लोग जो है हाईजेक कर लेते हैं। अब ऐसा कैसे, एक लिविंग थिंग कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म के मशीनरी को हाईजेक कर सकता है, ऐसा कैसे हो पा रहा है। तो देखो, और हाईजेक तो कर ही रहा है, साथ साथ में अपने लिए और भी मेंबर मोर वायरसेस को भी बना ले रहा है, कैसे पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे समझ लो यह जो है एक प्रकार का वायरस है, ठीक है, जिसको हम लोग बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में, ठीक है, तो इसको हम लोग बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। अब बैक्टीरियोफेज को देखोगे ना तो यह आपका इतना बड़ा सा एक बैक्टीरियोफेज है। ये जो ऊपर वाला आपको जो कवरिंग दिख रहा है ना, अब आउटर कवरिंग जो है यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, यह जो है प्रोटीन का बना होता है, यानी कि प्रोटीन का कोट होता है आउटर में, जो कि नॉन इन्फेक्शियस होता है, यानी कि यह जो है हार्मलेस होता है, यह किसी भी प्रकार का डिजीज कॉज नहीं करेगा। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज गौर से देखोगे, ये ऊपर का तो कोट है, बस अंदर इसके देखोगे ना, यानी कि जो आपका जो प्रोटीन का कोट है इसके अंदर जो है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, यानी कि इनका डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, दोनों में कोई एक हो सकता है, वही आपको दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है ना, यानी कि अंदर जो है, यानी कि प्रोटीन कोट के अंदर जो हो गया आपको न्यूक्लिक एसिड दिखाई देगा, जो कि इन्फेक्शियस होता है, जो कि जो है हार्मफुल होता है, हार्मफुल, यही जो है बीमारी को कॉज करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपने बढ़िया से मतलब देखा होगा, नोटिस किया है, तो आपको पता चलेगा कि ये जो वायरस है इसका बॉडी केवल दो ही कंपोनेंट या फिर दो ही पार्ट से बना हुआ है, एक ऊपर का प्रोटीन कोट और उसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड, और इसके तौर पे जो है ना या तो इनमें डीएनए हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, या तो आरएनए हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे। अगर एक वायरस है तो उसमें डीएनए हो सकता है और नहीं तो आरएनए हो सकता है, और सोचोगे ना कि एक ही वायरस में आपको डीएनए और आरएनए दोनों देखने को मिल जाए तो यह पॉसिबल नहीं है। ओके, यानी कि वायरस के कितने दो पार्ट, एक हो गया प्रोटीन का कोट और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड, यानी कि इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए। अब देखो, अब यहाँ पे वही चीजें जो है थोड़ा अच्छा से लिख दिया गया है जिससे कि थोड़ा क्लियर दिखा। देखो यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर का और जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, आउटर लेयर, यह जो है प्रोटीन का कोट होता है, जो कि नॉन इन्फेक्शियस हार्ड में जो है लेस होता है, और इसी के अंदर जो है ना आपका अंदर देखोगे तो इनका न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए, दोनों में से कोई एक हो सकता है, और यही जो है इन्फेक्शंस को कॉज करेगा, यानी कि ये लोग जो है हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। मतलब वायरस के दो पार्ट, एक प्रोटीन का कोट और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन कोट डिजीज कॉज नहीं करेगा, जो इनका न्यूक्लिक एसिड है यही डिजीज कॉज करेगा। यह आपका PYQ है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा मतलब डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया। चलो, अब यहाँ पे एक चीज़ जो है ना, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आपके माइंड में आनी चाहिए। जाहिर सी बात है NCERT में तो नहीं दिया गया है, बट आपके माइंड में आना चाहिए ना कि भैया ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग एक वायरस, ये कैसे जो है होस्ट के सेल के मशीनरी को हाईजेक कर ले रहा है। यानी कि एक नॉन लिविंग थिंग हम लोगों के कॉम्प्लेक्स मतलब जो है ऑर्गेनिज्म, इवन ह्यूमन, हम लोगों के भी मशीनरी को हाईजेक कर ले रहा है। ऐसा हो कैसे पा रहा है? तो देखो यहाँ पे जो आपका वायरस है, यह कैसे होस्ट सेल के मशीनरी को जो है हाईजेक करता है। सबसे पहले जो है ना, यह एक बैक्टीरियोफेज है, यानी कि एक वायरस, मान लो वायरस है, ये मान कह लो वायरस है, एक होस्ट सेल के ऊपर आकर के अटैच हो जाएगा, यानी कि आकर के उसके ऊपर बैठ जाएगा। देन उसके बाद जो है ना सेकेंड स्टेप जो है, जैसे कि आपने स्टेपलर देखा होगा ना, जिससे आप लोग जो है कॉपी में या फिर जो है बुक के अंदर कवर लगाते हो, पिंच मारते हो, तो उसमें देखोगे ना कुछ मतलब ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से जो है पिन आता है और यहाँ पे हम लोग कॉपी या फिर पेजेस को डालते हैं, जिसमें हम लोग मतलब उसको पिन अप कर देते हैं। और आपने ध्यान दिया होगा ना, तो जब हम लोग पिन अप करते हैं ना, तो एक पिन आकर के हमारे उस कॉपी को मतलब कॉपी में आकर के अटैच हो जाता है, और बाकी जो हमारा स्टेपलर का पार्ट है वहां से हट जाता है। सेम इसी प्रिंसिपल पे, सेम टू सेम आपके स्टेपलर वाला जो प्रिंसिपल है ना, उसी पे बेस है आपका जो है वायरस का मैकेनिज्म। देखो, यह जो है आपका वायरस हो गया। वायरस क्या करेगा ना, पहले आकर के अटैच हो चुका है, अब वही स्टेपलर की पिन की तरह जो है ना अपने आप को थोड़ा सा ऐसे नीचे की ओर मतलब पुश करेगा, दाबेगा, और दाबने के साथ साथ जो है ना
उसमें जो आपका पिन आ रहा था, तो इसमें पिन के जगह पे इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि इनका जो न्यूक्लिक एसिड है, या तो मतलब आरएनए होगा और नहीं तो डीएनए होगा, जो भी इनका मतलब है, आपका मतलब इनका मटेरियल हो गया जेनेटिक, उसको जो है होस्ट के सेल के अंदर पेनिट्रेट कर देंगे, यानी कि पेनिट्रेशन हो गया। देन उसके बाद जो है ना, एक चीज आप मतलब आगे पढ़ोगे आगे वाले क्लासेस में, हायर मतलब क्लास 12 में, कि हमारे बॉडी में ना डीएनए आगे चल के रेप्लिकेट करके जो है क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, और आरएनए से आगे चल के हमारे बॉडी में प्रोटीन बनता है। ठीक है, और एक चीज अभी आपने पीछे पढ़ा होगा, मतलब अभी मैंने ही आपको बताया कि आपका जो मतलब ये जो वायरस है ना, तो वायरस के अंदर, वायरस के बॉडी में टोटल इसके 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स कौन कौन से? तो भैया आपने बोला था पहला पार्ट जो है प्रोटीन का कोट, प्रोटीन का जो है कोट था, और सेकेंड पार्ट इसमें क्या था? तो भैया सेकेंड पार्ट इनका न्यूक्लिक एसिड या तो मतलब डीएनए होगा, और नहीं तो जो है आपका आरएनए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इतना चीजें इसलिए बताया ना कि यहाँ से आप थोड़ा सा रिकॉल करो, क्या हुआ कि मतलब वायरस जो है अपना जेनेटिक मटेरियल जो है सो होस्ट के सेल के अंदर डाल चुका है। अब यहाँ पे होस्ट के सेल में मान लो डीएनए जेनेटिक मटेरियल था, तो ये रेप्लिकेट करके आरएनए बना सकता है, आरएनए से आगे प्रोटीन बना सकता है। यानी कि यह जो वायरस है ना, अपना दोनों का दोनों पार्ट क्या इस सेल के अंदर रेप्लिकेट कर लिया। कैसे? मतलब आपके माइंड में आएगा ना कैसे, मतलब देखो आंख खोलना बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले 2 पार्ट, एक प्रोटीन का कोड, तो यहाँ पे डीएनए से आरएनए, आरएनए से ये लोग प्रोटीन बना लिए हैं, तो प्रोटीन जब अपने लिए बना लिए तो प्रोटीन का कोट बना लेंगे, समझ रहे हो? प्रोटीन बनाया तो प्रोटीन का कोट तैयार हो गया। एंड इनका जो न्यूक्लिक एसिड था, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए या फिर आरएनए, इसको तो पहले ही इन्होंने पेनिट्रेट कर ही दिया है होस्ट सेल में, तो इनके पास अपना न्यूक्लिक एसिड या डीएनए हो या फिर आरएनए कोई एक होता है, तो यह जो है इसमें आकर के तैयार हो चुका है कि नहीं? यानी कि इन्होंने अपने दोनों कंपोनेंट को जो है बना लिया, यानी कि थर्ड प्रोसेस इन्होंने रेप्लिकेशन किया और सिंथेसाइज, यानी कि रेप्लिकेशन बोले तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनाया, और यहाँ से अपने दोनों पार्ट प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड को बना करके कर लिया तैयार। अब इसको ये लोग असेंबल करेंगे, यानी कि प्रोटीन का कोट और उसके अंदर इनका न्यूक्लिक एसिड तैयार। अब यहाँ पे देखोगे ना, तो आपका पहले एक वायरस था, अब एक वायरस से जो है ना आपको यहाँ पे मतलब जो है मेनी वायरसेस जो है एक सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर जो है तैयार हो चुके हैं। अब ये होस्ट सेल को फाड़ देंगे, ब्रस्ट आउट कर देंगे, और यहाँ से आसपास के सेल पे फिर से ऐसे ही अटैक करने चल देंगे, फिर दूसरे सेल पे अटैच मतलब जाकर के अटैक करेंगे, होस्ट सेल से अटैच हो जाएंगे, देन उसमें अपना मतलब न्यूक्लिक एसिड को पेनिट्रेट कर देंगे, वहां से जो है अपने लिए डीएनए आरएनए जो भी है प्रोटीन बनाएंगे, बना करके असेंबल हो करके फिर से जो है वैसे ही रिलीज प्रोसेस चलता रहेगा। और इसी तरह करते करते ना ये मतलब जीव जंतुओं को मतलब मार भी सकते हैं, जान भी ले लेते हैं। समझ में आया कैसे जो है एक जो है आपका वायरस एक होस्ट सेल के मशीनरी को जो है टेक ओवर करता है, और वहां से अपने लिए जो है अलग अलग मतलब बहुत सारे मेनी जो है वायरसेस को बनाता है। यहाँ तक समझ में आया? जनरल सी बातें थी, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थी। अगर आप चाहो तो समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं हुआ है मतलब अभी के लिए। ओके चलो, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, आपके माइंड में एक और चीज आएगा, भैया ये जो वायरस है ना, इसको सबसे पहली बार किसने खोजा था? क्या इसके पीछे कोई कहानी है? मतलब कोई आप स्टोरी के थ्रू इसको बता सकते हो कि इसको किसने खोजा था, या फिर इसको पहली बार जो है किसने देखा था और कहाँ देखा था? समझ रहे हो? यानी कि आज हम लोग वायरस के डिस्कवरी की कहानी अब देखने जा रहे हैं, यानी कि वायरस को किसने खोजा था, कैसे खोजा था, कहाँ खोजा था। चलो, सबसे पहली बात है ना, वायरस को जो है मतलब वायरस को देखें, ये जो वायरस वर्ड है ना, इसका खुद का मतलब होता है वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड, यानी कि जहरीला द्रव्य या फिर मतलब जहर। ठीक है, वायरस का मतलब ही क्या हो गया? तो वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। अब इसको पहली बार जो है ना एक डीजे इबनुस्की नाम के जो है एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1892 में पहली बार इसको डिस्कवर किया था वायरस को। अब ये याद कैसे रहेगा कि डीजे इबनुस्की साहब ने ही जो है वायरस को डिस्कवर किया? तो देखो, आज मैं आपको जितने भी साइंटिस्ट बताऊंगा ना, उनके जो भी मेन टॉपिक पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको मैं थोड़े बहुत ट्रिक से याद करा दूंगा, जिससे कि कंफ्यूजन थोड़ा कम हो। समझ रहे हो? आपको याद करना है, जैसे याद करना हो, जैसे याद हो रहा है वैसे याद करो, क्योंकि एग्जाम में बस आपको +4 मार्क्स ही चाहिए नीट के एग्जाम में। ठीक है, उससे ज़्यादा तो आपको कुछ चाहिए नहीं, तो आपको कहीं से भी +4 मार्क्स मिल रहे हैं भाई यार, बस वही बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन सफिशियंट है, बस 4 मार्क्स, बात खत्म।
देखो यहाँ पे देखो डीजे इवनिस्की साहब देखोगे ना तो D4 इन्होंने डिस्कवर किया था वायरस को। और पता मतलब मान लो कि अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा है, वहां पे केवल इवनिस्की साहब ही दे दिया। इवनिस्की मतलब साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था, तो देखो इवनिस्की में आपका आई एंड वी आ रहा है, यानी कि डिस्कवर में देखोगे ना तो अगर आपका डी यहाँ पर मतलब डीजे में कर पहले डीजे नहीं दिया गया है तो डी काट देना। यहाँ से देखोगे आई डिस्कवर, यानी कि डिस्कवर में भी आई है, और V4 वायरस का डिस्कवर हमारे इवनिस्की साहब ने किया है। थोड़ा सा माइंड लगाओ, अपने जैसे सोच सकते हो उस हिसाब से सोचो और इसको याद कर लो, याद हो जाएगा। आगे जब हम लोग साइंटिस्ट देखेंगे ना, आगे बेजर्निक साहब के बारे में पढ़ना है, टीओ डाइनर साहब के बारे में पढ़ना है, प्रूसनर साहब के बारे में पढ़ना है, अलग अलग साइंटिस्ट का नाम आएगा, कंफ्यूजन होगी ना, तो इसीलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जैसे याद हो वैसे याद करो यार, ठीक है। चलो अब बात यह है कि ठीक है डीजे इवनिस्की साहब ने इसको खोजा, डिस्कवर तो किया, बट कैसे किया, तो इन्होंने जो है ना एक तंबाकू के पौधे के ऊपर जो है मोज़ेक डिजीज को जो है आइडेंटिफाई किया और देखा ना, जब उसके मतलब वो जो मतलब ये जो डिजीज जो कॉज कर रहा था, जो कि एजेंट या मोज़ेक डिजीज को कॉज कर रहा था तंबाकू के अंदर, उसके ऊपर स्टडी किया तो उनको पता लगा कि यह जो है बैक्टीरिया से भी छोटा है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया है। कैसे, देखो यहाँ पे देखोगे ना तो यह जो है हमारे डीजे इवनिस्की साहब है और रिसर्च कर रहे हैं आपके जो है तंबाकू मोज़ेक वायरस के ऊपर। यह जो है एक तंबाकू का पत्ता है और यहाँ पे मोज़ेक डिजीज यानी कि छोटे छोटे से काले काले से इस पे धब्बे इन्होंने नोटिस किया। अब जब धब्बे को इन्होंने नोटिस किया ना तो इनको पता चला कि भाई यार मतलब क्यूरियोसिटी हुई कि भाई ये क्या चीज़ है, इस पे धब्बा क्यों है। तो इन्होंने जब नोटिस किया इसके जो है एजेंट यानी कि जो ये बीमारी कोज कर रहा था उसको यहाँ से निकाला, और निकाल करके जब इसको जो है मतलब स्टडी किया ना तो इनको पता चला कि ये जो है ना बैक्टीरिया का जो साइज होता है ना उससे भी छोटा साइज था या जो है इस एजेंट का। यहाँ पे इन्होंने नाम नहीं दिया है वायरस वायरस, नहीं, इन्होंने केवल खोजा है और पता लगाया है ना कि एक एजेंट है जो कि एक जो है मतलब तंबाकू के अंदर मोज़ेक डिजीज को कॉज करता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि भैया इन्होंने कैसे पता लगाया कि ये बैक्टीरिया से छोटा है, समझ रहे हो। मतलब जब इन्होंने बोला होगा कि ये जो है बैक्टीरिया से छोटा इसका साइज है तो आपके माइंड में आएगा ना कि कैसे इन्होंने बताया होगा। तो देखो इन्होंने जो है ना देखा कि ये जो पार्टिकल था यह जो है एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को आसानी से क्रॉस कर जा रहा था, समझ रहे हो। यानी कि मतलब देखा जाए ना, देखो समझने के लिए आराम से समझो, अगर हम लोग अपने एनसीईआरटी में ही देखें ना तो हमारे एनसीईआरटी में जो है जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का साइज दिया गया है 1 से लेकर के 2 माइक्रोमीटर, और जो वायरस है ना इसका साइज है 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर। अब कहाँ से मैंने इसको उठाया है, तो देखो जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ खोलोगे ना तो वहाँ पे डायग्राम आपको मिलेगा, मतलब उसके जो है चौथे पेज पे, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ अपना मतलब चैप्टर खोलो, उसमें पहला पेज छोड़ना, सेकेंड पेज छोड़ना, थर्ड पेज से आपका प्रोकैरियोटिक सेल नीचे से स्टार्ट हो रहा है, उसमें चौथा पेज खोलोगे ना तो ये जो आपका ऐसे पेज हो गया, इस साइड में जो है आपको एक जो है डायग्राम देखने को मिलेगा। वहीं पे देखोगे तो लिखा हुआ है, और एक टिपिकल बैक्टीरिया के साइज की बात करेंगे तो 1 से लेकर के 2 माइक्रोमीटर लिखा है, और यहाँ पे वायरस का साइज कितना है 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर वायरस का साइज दिया गया है। ओके, तो चलो अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो इन्होंने एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर लिया। अब ये जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है या 1 से 2 माइक्रोमीटर वाले साइज को ही ना फिल्टर करेगा, यानी कि मान लो यह जो हो गया, इन्होंने मान लो ये जो फिल्टर लिया था, ठीक है। अब यह फिल्टर जो है कितना, तो 1 से लेकर के 2 माइक्रोमीटर वाले चीजों को फिल्टर आउट कर सकता था। तो ये जो बैक्टीरिया है ना इसको तो यह ऊपर मतलब फिल्टर कर सकता है, बट ये छोटे छोटे से 0.2 या फिर 0.02 माइक्रोमीटर वाले जो आपके वायरस हैं इनको ये कैसे फिल्टर आउट करेगा, ये आसानी से इसको क्रॉस कर जा रहे थे। ओके, तो इसीलिए जो है इनको यहाँ से पता चला कि जो डीजे इवनिस्की साहब थे इन्होंने बताया कि ये जो एजेंट है जो कि तंबाकू में मोज़ेक डिजीज को कॉज कर रहा है ना ये बैक्टीरिया से छोटा है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और यहाँ पे भी देखोगे ना तो यह भी इमेज में आपको बताया गया था, इसी इमेज से समझ सकते थे। यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो है ऊपर ही छन जा रहा है और नीचे जो छोटे छोटे से आपके जो है मतलब वायरसेस हैं, यानी कि जो एजेंट है जो कि बीमारी कॉज कर रहा था वो आसानी से नीचे की ओर फिल्टर आउट हो जा रहा है। अब इसके बाद जो है आपके बेजर्निक साहब हैं 1898 में, और बेजर्निक साहब जो है ना इन्होंने जो है वायरस को जो है नाम दिया, यानी कि गेव द टर्म वायरस। ये जो एजेंट था जो कि तंबाकू मोज़ेक डिजीज को कॉज कर रहा था उसका नाम इन्होंने वायरस रखा था। और वायरस का मतलब क्या होता है, तो भैया वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। और इन्होंने जो है ना क्या किया कि इन्होंने जो है एक तंबाकू मोज़ेक के प्लांट का, यानी कि तंबाकू के प्लांट जिसपे मोज़ेक डिजीज हुआ था ना, वो इन्फेक्शियस प्लांट के पार्ट को निकाला और उसका जो है चटनी बनाई, यानी कि मान लो वो जो लीफ था जिसपे मोज़ेक डिजीज था
उसको निकाल करके और इसका चटनी बनाया, और चटनी बना करके जो है ना एक हेल्दी प्लांट के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, यानी कि जो मतलब एक बढ़िया स्वस्थ पौधा था उसके ऊपर उस चटनी को छिड़क दिया। अब उसके बाद इन्होंने पाया ना, ही फाउंड दैट नाउ द हेल्दी प्लांट ऑल्सो इफेक्टेड, यानी कि जो हेल्दी प्लांट था जिसमें कोई बीमारी नहीं थी ना, उसको भी अब बीमारी हो रही है, उसके अंदर भी जो है मोज़ेक डिजीज जो है दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने जो है इस फ्लूइड को जो है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड बोला, यानी कि जो चटनी यहाँ पे इन्होंने बनाया है ना, यहाँ पे देख रहे हो, ये जो चटनी इन्होंने बनाया है इसको लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड बोला, और इसको अपने भाषा में यानी कि लैटिन लैंग्वेज जो भी भाषा था उसमें इन्होंने बोला वायरस को कॉन्टीजियम वाइबम फ्लूइडम, यानी कि जो फ्लूइड, ये जो चटनी इन्होंने बनाई थी जिसको हेल्दी प्लांट के ऊपर स्प्रिंकल किया था ना, तो उसको इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कॉन्टीजियम वाइबम फ्लूइडम। याद कैसे रहेगा, तो देखो बी फॉर बेजर्निक साहब ने जो है सी फॉर कॉन्टीजियम वाइबम फ्लूइडम का मतलब जो है टाइटल का यूज किया है, कोई दिक्कत। बी फॉर बेजर्निक साहब ने सी फॉर कॉन्टीजियम वाइबम फ्लूइडम का टाइटल दिया, और साथ साथ में जो है इन्होंने जो है वायरस को टर्म भी दिया हुआ है, वायरस का नाम मतलब उस एजेंट का नाम वायरस इन्होंने रखा था। और पीछे हमने डीजे इवोल्यूस्की साहब को देखा था, तो इन्होंने डिस्कवर किया था वायरस को, उसका नामकरण नहीं किया है, इन्होंने एक एजेंट खोजा जो कि मतलब आपके जो है तंबाकू के पौधे पे मोज़ेक डिजीज को कॉज कर रहे थे, और ये लोग बैक्टीरिया से भी छोटे थे। चलो अब हम लोग इसके बाद आते हैं, उसके बाद हमारे साइंटिस्ट एक आए स्टिनले साहब। ठीक है, इनका नाम शायद WM स्टिनले दिया है कि MW, देख लेना NCERT में। तो आपका जो WM जो स्टिनले साहब थे ना, इन्होंने 1935 में पहली बार वायरस को यानी कि फर्स्ट टाइम वायरस को जो है ना क्रिस्टलाइज किया था, यानी कि वायरस का जो है सॉलिडिफिकेशन किया था, उसको जो है सॉलिडिफाई कर दिया था। अब यहाँ से इनको पता चला ना, जब उसको इन्होंने सॉलिडिफाई किया, उसको जो है मतलब सॉलिडिफिकेशन के बाद इनको पता चला कि ये जो आपका वायरस है ना, इसका लार्ज जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ज़्यादा इसका जो पार्ट है ना ये वायरस का, वह जो है प्रोटीन का बना हुआ है। और जनरली अभी आपको पता है ना वायरस के अंदर कितने, तो भैया 2 पार्ट होते हैं, एक जो हो गया प्रोटीन का कोट होता है, और उसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट जो होता है न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, अब यहाँ जनरल सी बात, उसका पूरा बॉडी ही जो है प्रोटीन का बना हुआ है, और उसमें छोटा सा इनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड, तो लार्जर पार्ट जो है बॉडी ही ना होगा, यानी कि प्रोटीन ही होगा, जो कि प्रोटीन का कोट है, इनका बॉडी है, तो लार्जर पार्ट क्या हो गया, मतलब यहाँ से हमारे जो स्टिनले साहब थे इन्होंने ही बताया था कि जो वायरस होती हैं उनके अंदर ज़्यादातर उनका पार्ट जो है सो प्रोटीनिशियस होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। अब इसके बाद अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी में वायरस को जो है न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल बोला गया है। अब ऐसा क्यों, यानी कि वायरस जो है इसको न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल क्यों बोला गया है, तो जनरल भैया अभी तो आपने बताया ना कि वायरस के टोटल 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, तो एक इनका प्रोटीन का कोट जो कि इन्फेक्शियस नहीं होता है, हार्मलेस होते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर इनका सेकेंड पार्ट न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि इन्फेक्शियस होता है, जो कि जो है क्या करता है, तो यह जो है आपके हार्मफुल होते हैं, बीमारियों को कॉज करते हैं। तो इसीलिए इनका नाम जो है न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल पड़ा। न्यूक्लियो क्योंकि जो है ना मतलब न्यूक्लियो का मतलब हो गया न्यूक्लिक एसिड जो कि इन्फेक्शियस होता है, या जो है आपका हार्मफुल होगा जो कि बीमारी डिजीज को कॉज करेगा। और प्रोटीन इसलिए ना क्योंकि जो है यह जो न्यूक्लिक एसिड जो है ना इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला, जो जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला जो कोट है ना, सो प्रोटीन का बना हुआ होता है, और इसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रोटीन का कोट है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग कैप्सिड बोलेंगे। ओके, और ये जो कैप्सिड है ना, ये बहुत सारे स्मॉल सब यूनिट्स यानी कि स्मॉल सब यूनिट से बना होता है, फॉर्म होता है, जिसको हम लोग कैप्सोमियर्स बोलते हैं। कैप्सोमियर, मियर का मतलब पता है, मियर का मतलब होता है सब यूनिट, छोटे छोटे से मतलब यूनिट्स आप समझ सकते हो, तो छोटे छोटे से मतलब सब यूनिट से मिल करके जो है आपका क्या, तो यह जो कैप्सिड बना होता है। कैप्सिड जो हो गया आपका टोटल जो प्रोटीन कोड है उसको हम लोग जो है कैप्सिड बोल देंगे, और ये छोटे छोटे से आपके सब यूनिट्स कैप्सोमियर से मिलकर के बने होते हैं। और ये जो कैप्सोमियर है ना, यह अरेंज हो सकता है पॉलीहेड्रली, और अरेंज हो सकता है हेलिकली, यानी कि देखो अलग अलग प्रकार के जो वायरसेस होंगे ना, उसमें जो इनका जो कैप्सोमियर होगा जिससे इनका कैप्सिड बना होता है ना, यह जो है अलग अलग प्रकार से अरेंज होते हैं। कुछ में आपके पॉलीहेड्रल दिखाई देंगे, पॉली का मतलब पता ही है मेनी होता है, और हेड्रल का मतलब होता है साइड, यानी कि बहुत सारे साइड्स होते हैं
जैसे कि अगर यह इमेज देखोगे ना तो ये बैक्टीरियोफेज का इमेज एनसीईआरटी में देखोगे तो आपका सेकंड लास्ट जो पेज खोलोगे ना इस टॉपिक का तो सबसे ऊपर ही आपको दो इमेज दिखेगा। पहले आपको जो है ये टोबैको मोज़ेक वायरस का इमेज दिखेगा और सेकंड इमेज में आपको बैक्टीरियोफेज का इमेज दिखेगा। तो बैक्टीरियोफेज के अंदर जो है ये लोग पॉलीहेड्रली जो है अरेंज होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो कैप्सोमियर है सो कैसे पॉलीहेड्रली अरेंज होगा। और कुछ आपके वायरसेस के अंदर जो है या जो मतलब आपका कैप्सोमियर होता है ना या अरेंज होता है हेलिकली। हेलिकली यानी कि स्प्रिंग लाइक, हेलिकल लाइक देखो यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर होगा और इसी पे छोटे छोटे से कैप्सोमियर आकर के अरेंज होते हैं। और यह इमेज जो है किसका है तो टोबैको मोज़ेक वायरस का इमेज है, एनसीईआरटी का ही आपका इमेज है। और इसमें देखोगे ना तो ये जो कैप्सिड है यानी कि इनका जो प्रोटीन का कोट है ना वह टोटल 2130 कैप्सोमियर से मिलकर के बना हुआ होता है। ओके, अभी तक हमने क्या देखा तो वायरस को न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि न्यूक्लियो यानी कि एक मतलब इनके अंदर दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला पार्ट न्यूक्लिक एसिड जो कि इन्फेक्शियस यानी कि हार्मफुल होता है, डिजीज कॉज करेगा, और एक जो है प्रोटीन क्योंकि यह लोग प्रोटेक्शन का मतलब प्रोटेक्शन का काम करते हैं न्यूक्लिक एसिड या फिर जेनेटिक मटेरियल को, और इसको हम लोग कैप्सिड बोल रहे थे। कैप्सिड जो है छोटे छोटे से स्मॉल सबयूनिट्स कैप्सोमियर से मिलकर के बना हुआ था, फॉर्म हुआ था। और ये जो कैप्सोमियर है ना ये अरेंज हो सकते हैं पॉलीहेड्रली भी या फिर अरेंज हो सकते हैं हेलिकली भी। ओके, पॉलीहेड्रल इन द केस ऑफ बैक्टीरियोफेज, और अगर हम लोग हेलिकल की बात करते हैं तो टोबैको मोज़ेक वायरस के केस में एनसीईआरटी का ही मतलब। तो अगर एग्जाम टाइम में अगर पूछ लिया इनडायरेक्टली तो एनसीईआरटी में दिया है ना कि कैप्सोमियर जो है पॉलीहेड्रली अरेंज होता है बैक्टीरियोफेज के अंदर, डायग्राम से तो पता चल रहा है ना, और कैप्सोमियर जो है हेलिकली अरेंज होता है टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर। तो इस बातों को थोड़ा सा ध्यान देना है एग्जाम टाइम में, मान लो कहीं एनसीईआरटी घुमा के पूछ दिया, क्योंकि इनडायरेक्ट तो दिया है ना जी। अच्छा, उसके बाद अगर आप चाहो ना तो नोट बना करके जो है एक बात अपने एनसीईआरटी में लिख सकते हो कि ये जो हमारा वायरस होते हैं ना, वायरस के पास आइदर डीएनए नहीं तो आरएनए जो होगा एज ए जेनेटिक मटेरियल, नेवर बोथ, यानी कि दोनों एक साथ नहीं पाए जा सकते हैं। क्या कहने का मतलब है? तो देखो यहाँ पे कहने का मतलब है ना, सपोज दैट यहाँ पे ए बी सी डी नाम के टोटल 4 जो है वायरसेस आपको मतलब यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो मान लो ए के अंदर जो है आपका आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल दिखाई देगा, बी के पास जो हो गया डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल दिख जाए, सी के पास भी आपका डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल दिख जाए, और डी के पास जो है आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे ना तो इसमें किसी के पास भी दोनों यानी कि डीएनए प्लस आरएनए नहीं देखने को मिलेगा। या तो उनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, नहीं तो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर आपका डीएनए मतलब डीएनए जो है एज ए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा। नेबर बोथ, दोनों जो है एक साथ किसी भी वायरस के अंदर नहीं दिखाई दे सकते हैं। और उसके अलावा जो है ना जो अलग अलग वायरस होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर जो है ना थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे कि बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं, बैक्टीरियोफेज से नाम से ही पता चल रहा है बैक्टीरिया के अंदर जो है जो वायरल डिजीज को कॉज करेगा ना वैसे मतलब वायरसेस को हम लोग बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो बैक्टीरियोफेज जो होगा जो बैक्टीरिया में डिजीज को कॉज करेगा उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होगा एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी कि 2 स्ट्रैंड होंगे डीएनए के। सिंपल, अगर हम लोग प्लांट के वायरसेस की बात करेंगे तो देखो पी यहाँ पे है ना, इसको हम लोग आर ज्यादा मतलब आर के करीब ज्यादा है ना कि डी, ऐसे डी लिखा जाता है। तो प्लांट जो है ना मतलब पी प्लांट वायरस आर के ज्यादा करीब है। तो प्लांट के वायरसेस में हमें आरएनए वह भी सिंगल स्टैंडर्ड, एनसीईआरटी में लिखा गया है सिंगल स्टैंडर्ड, बट कुछ आपके प्लांट के वायरसेस के अंदर आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी देखने को मिलता है। और एनिमल वायरसेस की बात करते हैं तो इसमें हमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल दिख सकता है। यहाँ पे इसका मतलब यह नहीं कि सारे के सारे जो मतलब आपके जेनेटिक मटेरियल हैं सभी के सभी एक ही में पाया जाए। मान लो कुछ जो है डिजीज कॉज करने वाले एनिमल में जो आपके वायरसेस हैं उसके अंदर आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलेगा, उसी में से कुछ में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलेगा, और अलग प्रकार के कुछ बैक्टीरिया मतलब वायरसेस के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला जो होगा सो क्या दिखाई देगा, जेनेटिक मटेरियल दिखाई देगा। बहुत सिंपल है, देखो अगर आप चाहो ना तो एक कॉपी ले लो, मतलब एक साइड में रफ ले लो, बैठ लिखो। सबसे पहले हमने क्या देखा भैया, बैक्टीरियोफेज देखा। बैक्टीरियोफेज में सिंगल
स्टैंडर्ड डीएनए दिखाई दिया, नहीं डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं था। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर क्या था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखाई देता है। उसके बाद हमने प्लांट में देखा था, तो भैया प्लांट पी यानी कि इसमें जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दिखाई देता है एज फॉर एनसीईआरटी, बट इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी मौजूद होता है। और एनिमल की बात कर रहे थे तो इसमें सभी थे, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया, और उसके बाद जो हो गया लास्ट में जो हो गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी दिखाई देता है। कोई बात मतलब जनरल सी नहीं थी, अगर आप कॉपी पे लिख के अपने इन से एक बार देखोगे याद हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही याद करते हैं, थोड़ा लिख लिख के याद करोगे याद हो जाएगा, याद करने वाली चीज है। ओके, और यहाँ पे एक और चीज देखो, ये जो है ना आपका बैक्टीरियोफेज का जो डायग्राम, इसको भी नोटिस कर लेना, क्योंकि यह जो है आपका नीट में पूछा गया, PYQ है, डायग्राम से PYQ पूछा गया। आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। देखो पॉलीहेड्रल यानी कि जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यह हेड हो गया। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मतलब हेड, जैसे कि हम ही लोग अगर अपने गर्दन को देखें, मतलब अपने बॉडी को देखें, तो हेड और जो मतलब हमारा जो मतलब उसके नीचे वाला जो पार्ट है उसके बीच में एक नेक वाला रीजन आता है, तो इसमें नेक को हम लोग कॉलर बोल देते हैं। बीच वाला जो पोर्शन हो गया शीट हो गया, और यहाँ पे जो इसका ये टेल दिख रहा है यानी कि इसको हम लोग टेल फाइबर बोलते हैं। ओके, चलो अब यहाँ पे अब देखो, अब कितने मतलब वायरसेस के द्वारा जो वायरल डिजीजेज होती हैं उनको याद करने का सिंपल तरीका। आप किसकी तैयारी कर रहे हो, तो भैया हम लोग तो है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, और इसमें जो है ना हमें सबसे बड़ा कॉलेज यानी कि इंडिया का बड़ा कॉलेज एम्स चाहिए। ठीक है, अब इसको हम लोग हाई बोलेंगे, हाई AIMS, और हमें जो है सारे के सारे एग्जाम्पल याद हो गए एनसीईआरटी के वायरल डिजीज के। कैसे, तो देखो एनिमल के अंदर जो है ना, मतलब एनिमल के अंदर वायरल डिजीज जो कि कॉज किए जाते हैं वायरस के द्वारा, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाई AIMS। इससे क्या होगा, देखो एम्स को हमने हाई बोला तो हाई से हो गया हर्पीस जो कि वायरल डिजीज है, ए से हो गया एड्स, आई से हो गया इन्फ्लुएंजा, एम से हो गया मम्स, और एस से हो गया स्मॉल पॉक्स। ये कुछ डिजीज हैं जो कि कौन, तो वायरस के द्वारा एनिमल्स में क्रिएट, मतलब एनिमल्स में जो है सो कॉज किए जाते हैं। कौन कौन से, एक अलग जो जिसपेडॉफ के कॉपी पे हमने वो लिख करके देखा था कि बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड आपका जो है डीएनए पाया जाता है, प्लांट के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और एनिमल में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के साथ साथ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और इसके अलावा डबल स्टैंडर्ड जो है डीएनए देखने को मिलता है। एक बार और रिवाइज करा दिया, वहीं पे फिर से हम लोग लिखेंगे वायरस जो है कौन कौन से डिजीज को कॉज करता है। यहाँ पे लिखो हाई AIMS, हाई से हो गया हर्पीस, ए से हो गया एड्स, आई से इन्फ्लुएंजा, एम से मॉम्स, और एस से स्मॉल पॉक्स। यह कुछ डिजीज हैं जो कि वायरस के द्वारा ह्यूमन मतलब ह्यूमन के अंदर या फिर एनिमल के अंदर कॉज किए जाते हैं। ओके, तो यह तो बात हुई कि एनिमल के अंदर। प्लांट के अंदर भी जो है ना, प्लांट के अंदर जो है वायरल डिजीज के कौन कौन से सिम्टम दिखते हैं, यानी कि कैसे बता सकते हैं कि ये जो पौधा है इसमें वायरस आकर के डिजीज कॉज कर चुका है। तो सबसे पहला हो गया ड्वार्फिज्म, यानी कि स्टंट ग्रोथ। वह जो पौधा था ना वो जो है बढ़ ही नहीं रहा, छोटा सा रह गया, नाटा रह गया, बावना रह गया। यह जो है कॉज किया जाता है वायरसेस के द्वारा प्लांट में। उसके बाद जो हो गया मोज़ेक अपीयरेंस, जैसे कि अभी हमने टोबैको के पौधे में जो है क्या देखा था, तो टोबैको मोज़ेक डिजीज, यानी कि टोबैको के अंदर जो है उनके पत्तियों में छोटे छोटे से काले काले धब्बे लग जा रहे थे। देखो यहाँ पे यही जो हो गया ना, यहाँ पे स्पॉट दिख रहे हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं मोज़ेक डिजीज। तो ये जो मोज़ेक डिजीज अगर आपको मतलब गाँव में जा रहे हो खेतों में दिखे तो लोगों से क्या बोलोगे कि यह जो है वायरस के द्वारा कॉज किया गया है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वायरस को मतलब कॉन्संट्रेट करके किया जाना चाहिए। ओके, गांव में थोड़ा साइंटिस्ट बन जाना। अच्छा, उसके बाद जो है जो वेन है ना येलो होने लगता है और क्लियर होने लगता है, यानी कि बिल्कुल मतलब साफ साफ होने लगता है। जिससे क्योंकि अगर ये मतलब येलो होने लगा, क्लियरिंग होने लगा, तो इसका कारण है कि इसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि इसको क्या ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा था ना, वह जो है लॉस हो रहा है, यानी कि पिगमेंट की उसमें कमी हो रही है, उसके अंदर क्लोरोसिस हो गया है। समझो, यहाँ पे देखो गांव में जाते होगे ना तो कुछ पेड़ पौधों में देखोगे उसका ये जो मतलब पत्तियां लीफ है या येलो होने लगा है, यानी कि पीला होने लगा है। और ये किसका मतलब ये इसके कारण किसके कारण होता है, तो यह जो है वायरसेस के कारण होता है। और यहाँ पे देखोगे तो इस अंदर ये ग्रीन कलर जो है अब धीरे धीरे गायब हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ग्रीन कलर गायब हो रहा है और यह धीरे धीरे येलो होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमारा पिगमेंट था क्लोरोफिल, वह जो है धीरे धीरे इसमें से कम होता जा रहा है। ओके, देन इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो नेक्रोसिस एक होता है जिसको हम लोग टिश्यू का डेथ बोलते हैं, यानी कि जो आपके पौधे हैं ना उसके जो टिश्यूज होते होंगे वो मरने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखोगे ना तो ये आपका नेक्रोसिस है,
पेड़ पौधे में देख रहे हो यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का जो टिश्यू है सो आपका डेड हो चुका है, ठीक है। और यह जो बीमारी है ये कौन कॉज करता है, तो भैया यह बीमारी जो है वायरस के द्वारा कॉज किए जाते हैं। और एक होता है लीफ रोलिंग और कर्लिंग, यानी कि यहाँ पे जो पत्तियां है ना, पत्तियां जो है अंदर की ओर घूम चुकी हैं, अंदर की ओर घूम जा रही हैं। अब इससे यह होगा ना, यह भी बीमारी जो है वायरस के द्वारा ही कॉज किया जाता है, क्योंकि देखो यह जो हमारा लीफ होता है प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ऑर्गन होते हैं। और ध्यान दोगे ना तो यह जो इसका मतलब सरफेस एरिया है रिड्यूस कर गया है, पत्तियां घूम गई है, यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा अच्छे से पड़ेगा नहीं, तो सनलाइट अगर अच्छे से नहीं पड़ेगा तो ये लोग फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे यह प्लांट जो होता है मर जाता है, यानी कि प्लांट की जो है डेथ हो जाती है, समझ रहे। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, एनिमल के लिए हमने सिंपल ट्रिक हाई एम्स याद कर लिया, और प्लांट के लिए हम लोगों ने मतलब उसमें देखा कि ये लोग जो है डॉर्फिज्म यानी कि उसके मतलब ग्रोथ को रोक देते हैं, उनके अंदर मोज़ेक अपीयरेंस, ये तो इसी के मतलब तो मैको मोज़ेक के डिजीज के मतलब कारण ही तो हम लोग को वायरस पहली बार देखने को मिला था, डिस्कवर किया गया था इब्नुस्की साहब के द्वारा। उसके बाद जो वेन होता है येलो होने लगता है या फिर डी कलर होने लगता है, वह अपने क्लोरोफिल को लॉस कर देता है, जिसको हम लोग क्लोरोसिस बोल रहे थे। और उसके बाद निक्रोसिस यानी कि टिश्यू डेथ, यह भी जो है एक मतलब लक्षण है, सिम्टम है, जिससे पता चलता है कि इस प्लांट के अंदर वायरल डिजीज हो चुकी है और उसका जो पत्तियां है वो अंदर की ओर घूम जाएगी या फिर मतलब कर्लिंग यानी कि मुड़ जाती है। तो ऐसे यह भी जो है एक सिम्टम है जो कि बता रहा है कि हमारे मतलब पेड़ पौधे में जो है वायरल डिजीज आकर के रहने लगे। चलो अब वायरस के बाद उसका सेकेंड जो भाई होता है सो हो गया वायरॉइड। और वायरॉइड जो है ना, इसको आप छोटा भाई मानना, छोटा भाई मानना। अब क्यों मानना मैं अभी बताता हूँ। देखो वायरस जो था, वायरस के अंदर कितने, तो भैया 2 कंपोनेंट थे वायरस के अंदर, बात करना है वायराइड के नहीं। तो वायरस में 2, एक उनका प्रोटीन का जो है कोट था, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे इनका न्यूक्लिक एसिड था। 2 ही पार्ट से मिलकर के एक वायरस बना था। बट ये जो वायराइड है ना, ये उससे छोटा है, यानी कि अभी अभी धरती पे है। देखो 1971 में इसकी मतलब खोज हुई है, यानी कि अभी नया ताजा तरीन धरती पे आया है। अभी मतलब कंपेयर करें बाकी चीजों से, तो अब कोई नया बच्चा धरती पे आता है कैसा नंगा पुंगा आता है। यानी कि ये जो वायराइड है ना, इसमें एक चीज नोटिस करो, इसके अंदर स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल देखने को मिलता है लोअर मॉलिक्यूलर वेट का, विदाउट कैप्सिड। कैप्सिड क्या था, तो प्रोटीन कोट था, यानी कि अभी नया धरती पे आया है, सॉरी कोट, तो नया धरती पे आया है ना, तो इसके पास प्रोटीन का कोट नहीं होगा, सिंपल इसका केवल जेनेटिक मटेरियल, यानी कि वायराइड में केवल फ्री आरएनए पाया जाता है विदाउट प्रोटीन कोट, यानी कि उसमें कैप्सिड नहीं देखने को मिलेगा। वो जो है कपड़े पहन के नहीं आता है, क्योंकि छोटा भाई एकदम नंगा पुंगा धरती पे आता है। तो कैसे याद हो जाएगा, सिंपल, वायराइड छोटा भाई, इसमें आर यानी कि आरएनए पाया जाता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, और वो भी आपका फ्री आरएनए, इसके ऊपर कोई भी कोट या फिर जो है मतलब आपका जो है कैप्सिड नहीं देखने को मिलता है। और इसका डिस्कवरी किसने किया, तो देखो वायराइड में आराम से नाम से सारी चीजें याद करो यार, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगी। इसमें ओ एंड डी आ रहा है, देखो वायराइड में ओ एंड डी आ रहा है, तो इसको टीओ जो है डाइनर साहब ने जो है पहली बार इसको खोजा था। कब खोजा था, इसको जो है टीओ डाइनर साहब ने जो है ना 1971 में डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर साहब इन 1971। कैसे याद हो जाएगा, हमने इनके नाम से ही याद कर लिया। अब ये कौन कौन से बीमारी को कॉज करते हैं, तो देखो यह जो है ना पोटैटो के अंदर स्पिंडल ट्यूबर डिजीज यानी कि पीटीएसडी इन पोटैटो को कॉज करते हैं। अब इससे क्या होता है ना कि जो पोटैटो है जो स्पिंडल शेप का यानी कि पतला थीन शेप का हो जाता है, और इससे जो है ना एग्रीकल्चर यानी कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनका जो खेती में जो यील्ड होता है सो डिक्रीज कर जाता है। कैसे, तो देखो सबसे पहली बात जो है ना, यहाँ पे आराम से देखो, यह जो थे पहले आपके हेल्दी पोटैटो थे, 3 यहाँ पे देख रहे हो कितने बढ़िया स्वस्थ पोटैटो थे। अब इन तीनों का अगर हम लोग मतलब वेट कर रहे थे, पहले इसका वेट था तीनों का समझ लो 750 ग्राम यानी कि 750 ग्राम। अब जो है इनमें वायराइड आ गया और इनको इन्फेक्टेड कर दिया। अब ये जो है पतले पतले से हो गए यानी कि थीन शेप के हो गए, ठीक है, थीन हो गए। अब थीन हो गए ना, तो यही अब 3 आलू जो पहले कितने के 750 ग्राम के थे, अब ये जो है पतले होने के बाद जो हो गए आपके मान लो 300 ग्राम के हो गए। तो देखो हमारे पास जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी तो डिक्रीज हो ही गया, साथ साथ में देखोगे ना तो क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गया। यहाँ पे भी 3 ही आलू थे, यहाँ पे भी 3 ही आलू है, बट पहले आलू हमारे 750 ग्राम के थे, अब 300 ग्राम के हो चुके हैं। और पिछले बार देखें तो पर आलू हमारा 250 ग्राम का था। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा भैया इतना मतलब
कितना वेट हो गया आलू का। और यह जो जनरली जो मतलब अब हमें जो आलू मिला है थिन शेप का, ये 100 ग्राम जो हो गया एक आलू का मतलब वजन हो गया, जिससे कि जो होने गया हमारा यानी कि जो किसान होते हैं उनका जो यील्ड है सो डिक्रीज कर जाता है और इनसे उनको घाटा भी होता है। और जनरल सी बात है, देखो एक चीज आप अभी नोटिस करना कि देखो थायराइड जो है इसमें केवल आरएनए ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। और आरएनए के अलावा जो है ना इसमें कोई कोट वोट तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो जनरल सी बात है ना, जब हमने वायरस को देखा था तो उसमें 2 पार्ट थे, थायराइड में केवल एक ही पार्ट है। तो क्या थायराइड जो होगा स्मॉलर होगा, छोटा होगा वायरस से? बिल्कुल भैया, यानी कि थायराइड इज स्मॉलर देन वायरस, वायरस से छोटा थायराइड होता है। और इसी को जस्ट अपोजिट कोई बोल दे वायरस इज ग्रेटर देन थायराइड, ये भी बात तो सही है ना, वायरस जो होता है थायराइड से बड़ा होता है। तो टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए तो वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में माइंड को खुला रखना है, ओके। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग प्रियोन्स पे आते हैं। देखो प्रियोन्स जो है ना, P4 प्रियोन को जो है प्रूसनर साहब ने पहली बार डिस्कवर किया था, ठीक है। तो प्रियोन को किसने खोजा था? तो भैया प्रूसनर साहब ने पहली बार खोजा था। और P4 प्रियोन जो है ना, P4 प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल है, यानी कि यह जो है ना प्रोटीन के थ्रू जो है आपके बॉडी में इन्फेक्शन को कॉज करेंगे। और ये बनते कैसे हैं? तो मिसफोल्डेड प्रोटीन के मतलब कारण जो है यह प्रियोन्स जो है सो बनता है और यही डिजीज कॉज करता है। अब होता क्या है, देखो ये जो प्रियोन्स है यानी कि ये लोग एक ऐसे एजेंट है ना जो कि जो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन को मिसफोल्ड कर देते हैं। यानी कि मान लो सपोज पहले इसको कुछ ऐसे फोल्ड करना था, अब इसको मिसफोल्ड करके ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है ना, इसको ले जाकर के ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट कर देंगे, यानी कि इकट्ठा कर देंगे, जिससे कि हमारे अंदर सेवरल डिजीज होगा। समझ रहे हो? हमारा ब्रेन जो होता है, ब्रेन हमारे बॉडी का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहां पे ले जाकर के अगर हम लोग कुछ गंदगी भर देते हैं तो जनरल सी बात है ना, हमारे बहुत सारे बीमारियां होने लगेंगी। और देखो अब ये जो प्रियोन्स जो है ना, अभी हमने क्या देखा, P4 प्रियोन को P4 प्रूसनर साहब ने पहली बार खोजा, जो कि एक प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल है, जो कि प्रोटीन को जो है अपना मतलब हथियार बना करके और जो है मिसफोल्ड कर करके ब्रेन में ले जा करके एक्यूमुलेट करके हमारे अंदर बहुत सारे बीमारियों को कॉज करेगा। अब यहाँ पे देखोगे ना, तो जो हमारा ये प्रियोन्स है ये सिमिलर साइज का होता है वायरस का। यानी कि अगर हम लोग कंपेरिजन करें ना, यहाँ पे रुक जाओ, देखो वायरस, सॉरी पेन में थोड़ा दिक्कत हो गया, वायरस जो हो गया यह हो गया और इसका साइज जो हो गया आपके प्रियोन्स जो होते हैं इससे इक्वल होता है और इनसे जो है छोटा होता है थायराइड, ठीक है। चाहो तो आप इसको जो है अपने मतलब नोट्स में जो है लिख लेना, ठीक है। ऐसे करके जो वायरस हो गया और थायराइड हो गया, वायरस सॉरी और प्रियोन जो हो गया इक्वल साइज के होते हैं और इनसे छोटा थायराइड होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए थी। आगे आते हैं, अब ये कौन कौन से डिजीज को कॉज करते हैं। तो देखो ये जो थायराइड मतलब सॉरी प्रियोन्स है, प्रियोन्स जो है वह जो है मतलब कैटल्स के अंदर मैड काउ डिजीज यानी कि बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी नाम के डिजीज को, BSC नाम के डिजीज को कैटल में यानी कि काउ या फिर बफेलो में कॉज करते हैं। कौन से? तो मैड काउ डिजीज। यह जो है आपका नीट का अभी एकदम ताजा तरीन री नीट का पूछा हुआ PYQ है, तो थोड़ा ध्यान देना। प्रियोन्स जो है कौन से डिजीज कॉज करते हैं? तो भैया कैटल के अंदर ये लोग जो है सो मैड काउ डिजीज को कॉज करते हैं और इसको हम लोग बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, देखो आराम से तोड़ के पढ़ोगे समझ में आएगा कौन कौन से। तो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी बोल दो या फिर मैड काउ डिजीज जो है कैटल के अंदर कॉज करते हैं। अब ये होता क्या है, तो इसमें जो हमारे मतलब कैटल्स होते हैं ना वे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ ये लोग हैं लोग, या फिर थोड़ा सा भी साउंड होगा ना तो ये लोग पैनिक मोड में चले जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करते 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 एक समय के बाद ये लोग मर जाते हैं, ये लोग कहीं पे भी मतलब बेहोश हो जाते हैं। तो यह जो बीमारी है ना, यह जो है किसके, तो आपके प्रियोन्स नाम का एक एजेंट होता है जो कि प्रोटीन को मिसफोल्डेड फोल्ड करके और ले जा करके ब्रेन में एक्यूमुलेट कर देगा, जिससे कि आपके कैटल जो है एट लास्ट मर जाते हैं। और अगर एनिमल में बात करें यानी कि इवन हम ह्यूमन में भी ये लोग एक डिजीज को कॉज करते हैं जिसको क्रेजफोर्ट जैकब डिजीज यानी कि CJD बोलते हैं, ह्यूमन के अंदर ये लोग कॉज करते हैं। और इसमें क्या होगा, तो जनरली जैसे गाय भैंस में होता था, अब यह मत समझना कि गाय के थ्रू हमारे अंदर आ गया, चाहे इन्फेक्टेड कैटल के थ्रू हमारे अंदर, नहीं, यह जनरली ऐसे मतलब जनरली ये क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसके जैसे कोरोना वायरस जो था वो फैल रहा था, फैलता नहीं है, यह जो है मतलब ऐसे जो है कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण जो है हमारे बॉडी में आ सकता है।
देखो यहाँ पे ये जो आपके फार्मर साहब थे, अब इनके अंदर जो है वो मतलब प्रियोन आकर के एक्ट कर दिया है, यानी कि इनको बीमारी खोज कर दिया है। अभी अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो अभी आपने ट्रैक्टर खोज रहे हैं, वियर इज माई ट्रैक्टर, ये घंटी कैसे बज रही है, इनको अलग अलग प्रकार की आवाजें सुनाई देंगी, समझ रहे हो, इनको लगेगा कुछ आसपास हो रहा है। धीरे 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 इनका जो माइंड होता है ना, माइंड जो होता है धीरे 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 अपना कंट्रोल खो देता है, चलने फिरने में मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं और एट लास्ट आदमी की जो है मौत भी हो सकती है। तो प्रेयोन क्या क्या करता है, पी फॉर प्रेयोन प्रोटीनिशियस जो है इन्फेक्शियस पार्टिकल है, जो कि प्रोटीन के साथ मतलब प्रोटीन को अपना हथियार बना करके और बीमारी को कॉज करता है। कैटल के अंदर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी नाम का डिजीज, मैड काउ डिजीज, और ह्यूमन के अंदर क्रेजफोर्ड जैकब डिजीज नाम की बीमारी को कॉज करता है। कोई दिक्कत? चलो, और एक चीज सबसे बड़ी बातें थी, वायरस और प्रियोन इक्वल साइज के होते हैं और वायराइड जो होता है सबसे छोटा होता है। स्मॉलर सबसे छोटा कौन? वायराइड। इनके अब हमने जितने भी चीजों को पढ़ा ना एनसीईआरटी में, देख लेते हैं कि सारी चीजें कैसे लिखी गई हैं। तो देखो वायरस, वायरोइड, प्रियोन्स के बारे में हमने पीछे बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। लाइकेन की बात करते हैं ना, तो यह जो है कल यानी कि जब मैंने आपको किंगडम फंगाई बताया था ना, तो उसमें जब मैंने उनके न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताया था, तो वहां पे मैंने सिम्बायोटिक एसोसिएशन बताया था, जिसमें हमने लाइकेन और जो है माइकोराइजिया को बहुत डिटेल में पढ़ा। अब मान लो किसी ने वो पार्ट 4 वाला वीडियो नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं है, आज फिर मैं जब एनसीईआरटी में लाइकेन देखेंगे ना, तो उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो पढ़े होंगे उनका रिवाइज, जो नहीं पढ़े होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो देखो, सबसे पहली बात हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, जो कि हमें आर.एच. व्हिटेकर साहब ने कब दिया है, तो 1969 में दिया था। और अगर आपने ध्यान दिया होगा ना, तो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमिलिया में किसी में भी जो है ना लाइकेन और जो सॉम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, वायरोइड, प्रियोन, जिनमें सेल जो था एब्सेंट था, इनका कोई मेंशन या फिर इनको कहीं पे भी जगह प्लेस नहीं मिला हुआ है। अब ऐसा क्यों है? ठीक है, तो देखो इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफली यानी कि थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले जो है ना, आप कभी ना कभी जो है कॉमन कोल्ड से या फिर फ्लू से जो है यानी कि बुखार तो हुआ होगा, इफेक्ट हुए होंगे, और यह जो इफेक्ट होता है ना वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो सबसे पहला जो है वायरस, वायरस जो है ना, इसको जो है किसी भी क्लासिफिकेशन में प्लेस यानी कि जगह नहीं मिला, क्योंकि दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। इसको हम लोग ट्रूली लिविंग मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि लिविंग कहने का मतलब है ना कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास एक सेलुलर स्ट्रक्चर हो, यानी कि उसका बॉडी जो है सेल से बना हुआ हो। और जब हमने पार्ट 1 बोल रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था ना, तो वहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइनिंग फीचर माना था, यानी कि धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग है, उनमें सेल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट वायरस के अंदर तो सेल होता ही नहीं है, तो ये ट्रूली लिविंग नहीं है। तो जेन्युइन सी बात है ना, अगर लिविंग थिंग ही नहीं है तो उसका हम लोग क्लासिफिकेशन क्यों करेंगे? ठीक है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे लिविंग थिंग का ही ना क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजी यानी कि लिविंग थिंग से रिलेटेड चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग आगे देखें वायरस के बारे में, तो वायरस एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसमें आपको जो है सेल नहीं दिखाई देता है। और अगर ये लिविंग सेल के बाहर, आउटसाइड द लिविंग सेल या फिर होस्ट सेल के बाहर पाया जाएगा ना, तो यह इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या फिर पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, यानी कि सॉलिड पार्टिकल या फिर नॉन लिविंग थिंग की तरह एक्ट करता है। बट किसी तरह से जो है ना, अगर यह किसी होस्ट सेल के अंदर या किसी तरह से जो है ना, देखो ये किसी तरह से जो है अगर एक जो है मतलब होस्ट सेल को जो है इन्फेक्ट कर दे, तो वह उसके मशीनरी को टेक ओवर या फिर हाईजैक कर लेता है और वहां से अपने लिए जो है रेप्लिकेशन यानी कि मोर और मोर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वायरसेस को बना लेता है और आगे चल के उस होस्ट को जो है मार देता है, किल कर देता है। कैसे? तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जब हमने देखा था ना कि एक आपका जो है बैक्टीरियोफेज था, होस्ट के सेल के ऊपर आकर के अटैच हो रहा था, देन अपने न्यूक्लिक एसिड यानी कि जेनेटिक मटेरियल को उनके अंदर पेनिट्रेट कर दे रहा था, आगे चल के जो है उसी में अपना जो है मतलब रेप्लिकेशन और सिंथेसाइजेशन कर दे रहा था, यानी कि प्रोटीन का कोट और जेनेटिक मटेरियल बना करके उसके बाद असेंबल हो जा रहा था और लास्ट में उसी सेल को जो है ना ब्रस्ट करके यानी कि उसको मार करके जो है बाहर निकल जा रहा था। 5 प्रोसेस से हमने बहुत अच्छे से समझा था कि कैसे वह होस्ट के मशीनरी को मतलब जो है हाईजैक कर ले रहा था। और एक और चीज देखो, यह जो है एनसीईआरटी का डायग्राम जिसको मैंने आपको मतलब पीछे बताया था,
यह जो है तोम्बैको मोजेक वायरस का इमेज है। देखो ये नंबर जो है तोम्बैको मोजेक वायरस का इमेज है और इसमें जो इसका कैप्सोमियर होता है ना, कैप्सोमियर हेलिकली अरेंज होता है। देखोगे तो हेलिकली अरेंज होता है और इसमें टोटल कितने, तो 2130 जो है टोटल इसमें कैप्सोमियर है और मिल करके इसके कैप्सिड यानी कि प्रोटीन कोट को बना रहे थे। और आगे हमने जो है इसी में सेकंड बी नंबर इमेज बैक्टीरियोफेज का इमेज है जिसमें हमें जो है पॉलीहेड्रल जो है अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। देखो बहुत सारे इसमें मेनी साइड्स है, ठीक है। और यह जो है किसमें, तो तुम मतलब बैक्टीरियोफेज में दिखाई देता है। चलो अब हम लोग वायरस के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, इसके हिस्ट्री स्टोरी को जानते हैं। तो वायरस जो है ना इसका मतलब होता है वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। इसको पहली बार डीजे इबुनिस्की यानी कि डेमेट्री इबुनिस्की साहब ने पहली बार जो है ना तोम्बैको के ऊपर मोज़ेक डिजीज को रिकॉग्नाइज किया था, जो कि सर्टेन जो है माइक्रोब के द्वारा खोज किया जा रहा था, जिसको इन्होंने पहली बार रिकॉग्नाइज किया। इसका नाम कुछ नहीं रखा, इन्होंने एक एजेंट को खोजा जो कि तोम्बैको के ऊपर मोज़ेक डिजीज को खोज कर रहे थे और ये उसके बाद उस पर स्टडी करने पे ये फाउंड किए यानी कि पाए कि ये जो बैक्टीरिया है ना मतलब ये जो एजेंट है यह स्मॉलर है बैक्टीरिया से, क्योंकि यह बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को आसानी से पास कर जा रहा था। और अभी जनरली हमको पता है ना बैक्टीरिया का जो है साइज कितना होता है, तो भैया 1 से लेकर के 2 माइक्रोमीटर। और अगर वायरसेस के साइज की बात करेंगे 0.02 0.2 माइक्रोमीटर। सेल यूनिट ऑफ लाइफ से रेफरेंस लिया है हमने। देन डीजे इबुनिस्की साहब के बाद जो है ना एम.डब्ल्यू. बेजर्निक साहब आगे आए और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को डिमोन्स्ट्रेट किया यानी कि मतलब उसको परफॉर्म किया। इन्होंने क्या किया ना कि जो इन्फेक्टेड प्लांट था, मतलब प्लांट का जो पार्ट था तंबाकू का, उसको जो है स्ट्रेट यानी कि बाहर निकाला और उसकी चटनी बना करके ये जो इन्फेक्शस कॉज करने वाला जो मतलब आपका पौधा था, पार्ट था, उसको एक हेल्दी प्लांट के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। और यहाँ से जब देखा ना कि ये जो हेल्दी प्लांट था इस पे भी बीमारियां होने लगी, तो इन्होंने जो है इस मतलब जो है नए पैथोजन का यानी कि जो एजेंट था जिसको इन्होंने जो है एक्सक्रेट किया था तंबाकू के पौधे से, उसका नाम वायरस रखा है। यानी कि वायरस टर्म किसने है, तो बेजर्निक साहब ने दिया था। और इन्होंने जो फ्लूइड बनाया था, जो चटनी बनाया था ना, उसको बोला था कॉन्टिजियम बाइबम फ्लूइडम यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। किसने बोला था, तो बी फॉर बेजर्निक साहब ने, सी फॉर कॉन्टिजियम बाइबम फ्लूइडम का टाइटल दिया था। ओके देन उसके बाद मतलब WM जो है स्टीनलेस साहब आगे आए 1935 में और इन्होंने वायरस को जो है ना फर्स्ट टाइम जो है इसको क्रिस्टलाइज किया यानी कि सॉलिडिफिकेशन किया। और यहाँ से इन्होंने बताया कि ये जो वायरस है ना इसका जो लार्ज पार्ट है सो प्रोटीन का बना हुआ है। जनरल सी बात है, इसका जो बॉडी होता है सो आपका प्रोटीन के कोट से बनता है, तो बॉडी ही मेन पार्ट हो गया। तो आपका जिसका मेन बॉडी जो है सो प्रोटीन का बना हुआ होता है, लार्जली पार्ट प्रोटीन का होता है। और यह जो है मतलब यह जो आपका क्या बोलते हैं वायरस है, ये होस्ट सेल के अंदर जो है ना मतलब दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। अगर होस्ट सेल के बाहर पाए जाएंगे तो ये लोग मतलब नॉन लिविंग थिंग की तरह एक्ट करते हैं। वायरस जो है, वायरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट, ये किसी न किसी होस्ट सेल के ऊपर ही जो है सर्वाइव कर सकता है। अगर होस्ट सेल या फिर लिविंग सेल नहीं मिलेगा ना तो यह जो है सर्वाइव नहीं करेगा, नॉन लिविंग थिंग की तरह एक्ट करेगा। अब आगे देखते हैं इन एडिशनल टू प्रोटीन, मतलब आगे पता चला जो स्टेनली साहब ने बताया था इसमें प्रोटीन तो होता है, बट वायरस के पास जो है ना ऑल्सो इनका जेनेटिक मटेरियल भी होता है। यानी कि जेनेटिक मटेरियल आइदर DNA हो सकता है, नहीं तो RNA हो सकता है, नेवर बोथ, यानी कि नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। या तो DNA होगा नहीं तो RNA, दोनों एक साथ एक वायरस में नहीं हो सकता। वायरस जो है इसको हम लोग न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल बोलते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो होता है इनके अंदर 2 पार्ट, एक न्यूक्लिक एसिड और एक प्रोटीन का कोट जिसको कैप्सिड बोल रहे थे। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड है ना वही इन्फेक्शियस होता है, या जो है नीट का PYQ, ठीक है। जो इनका क्या होता है, जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है सो इन्फेक्शियस होता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड उनका बीमारी को कॉज करता है, हार्मफुल होता है। और इन जनरल अगर बात करें तो वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं ना प्लांट को, उनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, चाहो तो डबल स्टैंडर्ड RNA भी मतलब याद कर सकते हो। ओके उसके बाद अगर वायरस जो है, वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स, मतलब हम ह्यूमंस या फिर अदर जो एनिमल्स के ऊपर जो इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, उनके पास आइदर सिंगल या फिर डबल स्टैंडर्ड RNA हो सकता है या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA देखने को मिलेगा। बट
बैक्टीरियल वायरसेस यानी कि बैक्टीरियोफेज, जो कि क्या करेगा, बैक्टीरिया के अंदर जो है ना इन्फेक्शन यानी कि डिजीज को कॉज करेंगे, उनके पास यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं। मैंने बहुत डिटेल में पीछे लिखवा दिया है आपको, एक भी पॉइंट एनसीईआरटी का अभी तक मिस नहीं हुआ होगा, ध्यान से देखोगे तो। ओके, अब इनका जो प्रोटीन कोट है इसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं, और ये छोटे छोटे से स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर से मिलकर के बने हुए होते हैं। और इनका काम क्या होता है, तो यह लोग जो है प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को, यानी कि जो अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल है इसके चारों तरफ कोट बनाएंगे जिसको कैप्सिड बोलते हैं, जो कि कैप्सोमियर से बना होता है। और ये न्यूक्लिक एसिड यानी कि जेनेटिक मटेरियल को मतलब जो है क्या करना है, प्रोटेक्शन करने में काम आएंगे। और ये जो है ना आपका कैप्सोमियर जो है छोटे छोटे से सब यूनिट या हेलिकली अरेंज हो सकते हैं। हेलिकल किस केस में, तो भैया हेलिकल टोबैको मोज़ेक वायरस के केस में, और पॉलीहेड्रल जो हो गया किसके अंदर, तो बैक्टीरियोफेज में पॉलीहेड्रल अरेंज हो सकते हैं, इनका जियोमेट्रिकल फॉर्म होता है। अच्छा, और ये जो वायरस है ये डिजीज को भी कॉज करता है। एनिमल में कौन कौन से, तो भैया आपने बोला था HAIMS, याद कर लो। और क्या ये एनसीईआरटी का पूरा एग्जांपल, बिल्कुल देखो, HI यानी कि हाई से हर्पिस था, ए से जो है आपका एड्स यहाँ पे है ह्यूमन में, जो कि वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है। आई से इन्फ्लुएंजा देखो है, एम से यहाँ पे मम्स, और एस से हो गया स्मॉल पॉक्स। एक भी एग्जांपल छूटा आपका एनसीईआरटी का, एक भी एनसीईआरटी का एग्जांपल नहीं छूटा होगा। सिंपल ट्रिक, हाई एम्स। ओके, प्लांट में बात करते हैं तो कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे कि मोज़ेक फॉर्मेशन, जैसे कि तंबाकू में हमने काले काले धब्बे देखे हैं। लीफ कर्लिंग हो गया, उसके बाद क्रोलिंग यानी कि मुड़ गया या फिर रोल हो गया। येलोइंग यानी कि उसका जो पत्तियां थी वो येलो पड़ गई हैं, पीली हो गई है, जिसको हम लोग क्लोरोसिस बोल रहे थे, क्लोरोफिल छोड़ देता है। वेन क्लियरिंग हो गया, डॉर्फिज्म हो गया, स्टंट ग्रोथ यानी कि उसका जो हाइट था वहीं रुक गया, वो बौना रह गया। उसके बाद जो है ना वायरस के बाद हमने वायरॉइड को देखा था, और मैंने बोला था ना वायरॉइड नाम से ही याद कर लो, OD आ रहा है तो TO डाइनर साहब ने इसको पहली बार खोजा था। या एक जो है ना न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि वायरस से भी छोटा होता है। कैसे, तो मैंने बोला था ना वायरस का छोटा भाई वायरॉइड, क्योंकि इसमें केवल RNA ही होता है, और इसमें आपका कोई भी प्रोटीन का कोट जो है नहीं दिखाई देता है, नंगा पुंगा सा। अभी धरती पे आया है, 1971 की बात है, यानी कि ताजा तरीन है। ठीक है, तो ये धरती पे आया है, और ये क्या कॉज करता है, तो पोटैटो के अंदर स्पिंडल ट्यूबर डिजीज को कॉज करता है, PSTD को कॉज करता है। ठीक है, और यह जो है आपका इट वाज फाउंड टू बी फ्री RNA, इसमें केवल फ्री RNA ही होता है जेनेटिक मटेरियल, और इसमें जो है प्रोटीन का कोट जो है लैक्ड होता है, यानी कि नहीं पाया जाता है, और जो कि आपके वायरस में देखने को मिलता है। वायरस में दो पार्ट रहते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड और एक उनका प्रोटीन का कोट। बट अगर हम लोग वायरॉइड की बात करेंगे तो केवल उनमें जो है क्या दिखाई देगा, तो RNA ही दिखाई देगा, इसमें DNA भी नहीं, केवल RNA ही दिखाई देगा। और इसका आगे चल के नाम पड़ा है वायरॉइड। और RNA जो है इस जो वायरॉइड के अंदर जो RNA पाया जाता है ना, वो बिल्कुल लोअर मॉलिक्यूलर वेट का होता है। देन उसके बाद लास्ट में आज हमने प्रियोन्स के बारे में पढ़ा है। P4 प्रियोन जो है ना, ये क्या था, तो भैया प्रोटीनिशियस जो है इन्फेक्शियस पार्टिकल था, यानी कि मॉडर्न मेडिसिन के अंदर सर्टेन इन्फेक्शियस जो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज को जो है खोजा गया है, फाउंड किया गया है, जिसमें अंदर एक एजेंट है जो कि एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन को ट्रांसमिट करता है। देखो, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन को जो है ट्रांसमिट करता है, और यह एजेंट जो है ना बिल्कुल सिमिलर साइज का होता है वायरस के। मैंने बोला था वायरस प्रियोन सिंपल मतलब सिमिलर साइज के, और इन दोनों से जो है छोटा होता है आपका वायरॉइड। और ये जो एजेंट है ना, इसको जो है प्रियोन्स बोला गया है, यानी कि प्रियोन जो है एक ऐसा पार्टिकल है, एक ऐसा एजेंट है जो कि एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन को ट्रांसमिट करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, ले जा करके हमारे ब्रेन में एक्यूमुलेट कर देगा, और सेवरल डिजीज को, न्यूरोलॉजिकल डिजीज को कॉज करेगा। ठीक है, अगर मोस्ट नोटेबल डिजीज की बात करेंगे जो कि प्रियोन के द्वारा कॉज किया जाता है, तो यह हो गया बोबाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSE, जिसको हम लोग कॉमनली मैड काउ डिजीज के नाम से जानते हैं, जो कि कैटल के अंदर होगा, काउ यानी कि कैटल, सिंपल। और अगर हम लोग एनिमल में बात करें, ह्यूमंस में बात करें, तो हम लोगों में क्रेजफोल्ड जैकब डिजीज नाम का, CJD नाम का डिजीज को ये लोग कॉज करते हैं। एंड बच गया था हमारे लाइकेन भैया। तो देखो, लाइकेन जो है ना सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जो कि आपके एल्गी और फंगाई के अंदर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि एल्गी जो है ना, देखो एल्गी जो है आपका फाइकोबायंट कंपोनेंट है, जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकता है, और जो फंगल है ना, यानी कि जो फंगाई है, सो माइकोबायंट कंपोनेंट है, जो कि हेटरोट्रोपिक होती है, अपना खाना नहीं बना सकती है। देखो, पहला ऑटोट्रोपिक है और सेकंड जो है हेटरोट्रोपिक रेस्पेक्टिवली मतलब है।
तो एल्गी जो है ना खाना फूड बनाता है, फंगाई को देता है और फंगाई बदले में इनको जो है शेल्टर, उसके अलावा जो है मिनरल और न्यूट्रिशन वाटर एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और इसी सिचुएशन को हम लोग जो है लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो लाइकेन है ना, इसके सबसे बड़ा काम है कि ये बहुत बढ़िया वेरी गुड पॉल्यूशन का जो है इंडिकेटर है। जहाँ पे भी पॉल्यूशन होगा ना, पॉल्यूटेड एरिया में जो है आपको लाइकेन देखने को नहीं मिलेंगे। और यहीं चाहो तो इमेज के थ्रू जो मतलब फंगाई में भी मैंने आपको ये इमेज दिखाया था, जिसमें देखो एल्गी जो है भोजन दे रहा है और फंगाई बदले में इनके सरफेस एरिया को, रूट के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, मतलब एल्गी में जनरली रूट नहीं होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो भी हो मतलब, तो उसको जो है ये लोग इंक्रीज कर देंगे, जहां से ये अपने लिए वाटर प्लस मिनरल को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। और वाटर ज़्यादा, मिनरल ज़्यादा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा तो भोजन ज़्यादा, भोजन ज़्यादा तो ये लोग जो है फंगाई को भी दे सकते हैं। और फंगाई बदले में इनके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया, जिससे कि भोजन ज़्यादा बनाएंगे, साथ साथ में रहने के लिए शेल्टर भी दे दिया। कैसे? तो ये अपने रूट, यानी कि हमने बताया था ना, ये जो आपका फंगाई होता है छोटे छोटे से हाइपे से बने होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर से, यही आगे चल के नेटवर्क बनाते हैं, जिसको हम लोग जो है ऐसे मतलब इसको हम लोग माइसीलियम बोल रहे थे। और माइसीलियम पे जो है ना आपका फंगाई आकर के रहने लगेगा, तो शेल्टर भी मिल गया ना, समझ रहे हो? चलो, जो भी चीजें थी मैंने आपको एनसीईआरटी से बढ़िया से बता दी, बट इसमें दो चीजें रह जा रही है, एक किंगडम प्लांटे और एक किंगडम एनिमिलिया। किंगडम प्लांटे को चैप्टर नंबर 3 में पढ़ते हैं और किंगडम एनिमिलिया यानी कि एनिमल किंगडम चैप्टर नंबर 4 डिटेल में पढ़ते हैं। बट कुछ बातें यहाँ पे दी गई है तो जनरली मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से ही बतला देता हूँ। ठीक है, मतलब बाद में यह कोई नहीं बोलेगा कि भैया एनसीईआरटी का आपने लाइन बोला था नहीं बताया। तो देखो, अगर हम लोग किंगडम प्लांटे की बात करते हैं ना, तो इसके सारे मेंबर यूकैरियोटिक और इनमें क्लोरोफिल कंटेनिंग मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा और इसी को हम लोग प्लांट्स बोलते हैं। फ्यू मेंबर जो है ना इसके मतलब ज्यादातर तो इसके सारे मेंबर जो है ऑटोट्रोपिक ही होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट जो है सो हेटरोट्रोपिक भी होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। जैसे कि कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट, कौन से? तो भैया पीचर प्लांट हो गया, वेनस फ्लाई ट्रैप हो गए, ये लोग जो है इंसेक्टिवोरस होते हैं। और कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, दूसरे जो है होस्ट प्लांट के ऊपर जा करके बैठते हैं, वहां से अपने लिए न्यूट्रिशन को सक करते हैं, जैसे कि ब्लाडर वर्थ हो गया। ठीक है, सॉरी मतलब ब्लाडर वर्थ जो पीचर प्लांट हो गया या इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गया, और जो क्यूस्कूटा होता है यह जो है पैरासिटिक होता है, जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर मतलब डेवलप करता है। इनके पास सेल वाल दिखाई देता है, यानी कि किंगडम प्लांटे के हर एक मेंबर में आपको सेल वाल देखने को मिलेगा, जो कि मेनली सेलुलोज का बना हुआ होता है। और चैप्टर नंबर 3 में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, हमारे मतलब इसके अंदर 5 इसके डिविजन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि एनिमल में फाइला होते हैं ना, वैसे ही प्लांट में डिवीजन होते हैं, 5 डिवीजन। पहला एल्गी, देन ब्रायोफाइट, उसके बाद टेरेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट जो है टॉपिक में हम लोग इसी को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में। और ये जो लाइन है ना, यह अभी आपको समझ में नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 3 में मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, चलो, उसके बाद बच गया था किंगडम एनिमिलिया, जो कि चैप्टर नंबर 4 में पढ़ते हैं, बट कुछ बातें हैं तो उसको तो देखो, किंगडम एनिमिलिया की बात करते हैं ना, तो इसमें सारे के सारे मेंबर हेटरोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुत सारे मेनी सेल से मिलकर के इनका बॉडी बना होता है। और इनमें सेल वाल जो होता है नहीं दिखाई देता है, यानी कि लैक होता है, इनके सेल में सेल वाल नहीं होता है। यह लोग जो है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट फॉर फूड। जैसे कि एक लायन है, जो कि आप बोलोगे भैया कार्निवोरस है या दूसरे जीवों को मार के खाता है। किसको मारता है? तो भैया मतलब डियर को मारता है, नहीं तो जेबरा हो गया, जेबरा को मारता है, या फिर दूसरे जैसे कि वाइल्ड मतलब बफेलो हो गए, विल्डर बीस्ट हो गए, जो भी है मतलब अलग अलग शाकाहारी जीव को मारता है। और डियर हो गया, जेबरा हो गए, बफेलो हो गए, विल्डर बीस्ट हो गए, ये सारे के सारे तो डिपेंडेंट होते हैं ना भाई किसके ऊपर? तो प्लांट या फिर एनिमल्स के मतलब सॉरी प्लांट या फिर ट्री के ऊपर, क्योंकि ये हर्बीवोरस है, वहीं से अपना भोजन लेंगे। अगर ये प्लांट या ट्री नहीं होते तो यह लोग नहीं होते, यह लोग नहीं होते तो लायन भी नहीं होता। यानी कि जो भी आपके मतलब एनिमल्स हैं, इवन हम ह्यूमन भी, हम लोग भी प्लांट के ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। जो कि मतलब जो है शाकाहारी मतलब ह्यूमंस हैं, वे तो मतलब एकदम डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर, और जो मांसाहारी जो ह्यूमन है वे भी इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है ना जी। ओके, अब इसमें डाइजेशन की बात करेंगे तो हमारे अंदर कोई भी एनिमल है ना, उसमें जो फूड होता है ना, एक इंटरनल कैविटी यानी कि स्टोमच के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फूड रिजर्व एज अ मतलब ग्लाइकोजन या फिर फैट के रूप में हमारे बॉडी में जो है रिजर्व फूड मटेरियल मतलब रिजर्व होता है। अगर हमारे अंदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो होलिजोलिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दिखाई देता है। पहले इंजेक्शन ऑफ फूड यानी कि
पहले हम लोग खाने को खाते हैं उसको अपने एक कैविटी के अंदर स्टोर करते हैं और वहां पे जो है डाइजेशन स्टार्ट होता है। ओके अब उसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखी गई है ना, दे फॉलो अ डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न, ग्रो इनटू एडल्ट दैट हैव अ डेफिनिट शेप एंड साइज। देखो अगर आपने प्लांट को या फिर ट्री को देखा होगा ना तो उनमें जो है मान लो ये आपका ट्री है तो इसमें किसी भी साइड से आपका ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे, कोई ब्रांच छोटा हो कोई ब्रांच बड़ा हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। ये आपका पेड़ है ना तो मान लो यहाँ से निकल गया, कहीं से ब्रांच निकल गया, बट आप किसी भी ह्यूमन को देखो, किसी भी एनिमल को देखो ना, उसमें एक डिफिनिट पैटर्न होता है, यानी कि दो ही हाथ होंगे, दोनों हाथ जो होंगे आपके कंधे से निकले होंगे, आपका जो नेक है नेक के ऊपर हेड दिखाई देगा, ऐसा नहीं है कि दो दो चार चार हेड दिखाई दे, दो कान है दोनों साइड में होने चाहिए, दो आंखें सामने होने चाहिए, यानी कि हमारे अंदर डिफिनिट शेप और साइज और पैटर्न में जो है ग्रोथ होता है। समझ रहे हो? ऐसा तो नहीं होता है ना कि आपका एक लेग जो हो गया थोड़ा बड़ा हो गया और दूसरा लेग थोड़ा छोटा हो गया, एक लेग जो है आपका लेफ्ट के साइड मुड़ गया, एक लेग राइट के साइड मुड़ गया, ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो ना? ये सब सारी चीजें हमारे बॉडी में या फिर कोई भी एनिमल में देखोगे ना तो डिफिनिट पैटर्न में ग्रोथ दिखाई देता है। और जो हायर फॉर्म होती हैं यानी कि कोड्रेटा की बात करते हैं, ह्यूमन हो गए, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, इवन कैट हो गए, डॉग हो गए, ये सारे के सारे जो हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म है ना, इसमें इलोबरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म दिखाई देता है। और मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं, ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वे लोग कैपेबल होते हैं लोकोमोशन में। जनरल ये सारी चीजें आपको पहले से पता थी और बाकी जो चीजें है ना आगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। ओके चलो अब देखो बात यह है कि भैया आज हमने बहुत सारी चीज पढ़ा। सबसे पहले वायरस, देन पेरियोन के बारे में जाना, थोड़ा बहुत लाइकेन को भी देखा, एनसीईआरटी से भी मतलब सारी बातें समझ लिए। लेकिन अगर आप इसको 2 से 3 मिनट में समराइज कर दोगे या फिर हमें शॉर्ट नोट्स दे दोगे जिससे कि आज के टॉपिक को हम लोग भी 2 से 3 मिनट के अंदर कभी भी जब भी रिवाइज करना हो तो आसानी से रिवाइज कर ले। तो इसके लिए देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा भैया। सबसे पहले हमने वायरस को पढ़ा जो कि एक ई सेलुलर नॉन सेलुलर यानी कि इसके मतलब बॉडी में कोई भी सेल नहीं होता, वैसा एक ऑर्गेनिज्म है। अगर यह होस्ट सेल के आउटसाइड बाहर देखने को मिलेगा तो यह नॉन लिविंग क्रिस्टलाइन यानी कि एक नॉन लिविंग सॉलिड पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और अगर एक होस्ट सेल के इनसाइड अंदर पाया गया ना तो यह जो है एक्टिव हो जाते हैं और अपने रिप्रोडक्शन को, अपने मेटाबॉलिज्म को जो है क्या कर लेते हैं, एक्टिव कर लेते हैं। और उसी के अंदर जो है अपना रेप्लिकेशन मतलब सिंथेसिस जो भी करना होगा उसी के अंदर कर लेते हैं। वायरस जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी कि वे लोग किसी ना किसी जो है होस्ट के सेल के ऊपर उनको चाहिए ही चाहिए, वहीं पे वे लोग मतलब लिविंग की तरह एक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्कवरी की कहानी अगर आती है तो मतलब डिमेट्री इवोनिस्की साहब जो है इन्होंने डिस्कवर किया था किसको, वायरस को। इन्होंने नाम नहीं दिया है, एक एजेंट को खोजा था जो कि तंबाकू के अंदर मोज़ेक डिजीज को कॉज कर रहा था। और जब उनको डिटेल में देखा ना तो उनको पता चला कि यह जो है बैक्टीरिया से भी छोटा है, यानी कि बैक्टीरिया से छोटा हमारा वायरस है। ठीक है, ये देखो ये सब बातें जो है ना शॉर्ट नोट्स में ज्यादा नहीं लिखनी चाहिए। जब आप रिवाइज करने जाओ तो क्या आपको वो बातें याद हो रही है कि नहीं हो रही है, बुलेट पॉइंट के थॉट में लिखना जिससे कि आगे वाली बातें आपके माइंड में रिकॉल हो। समझ रहे हो? ज्यादा सारी चीजें लिख लोगे शॉर्ट नोट्स में तो फिर दिक्कत होगी। अच्छा उसके बाद जो है MW बेजर्निक साहब आए और इन्होंने वायरस को यानी कि वो जो एजेंट था जो कि तंबाकू मोज़ेक डिजीज को कॉज कर रहा था उसको वायरस नाम दिया। और B4 बेजर्निक साहब ने ही जो है यहाँ पे बोला है कॉन्टिजियम बाइबम फ्लूइडम, यानी कि जो फ्लूइड बनाया था, जो चटनी बनाया था, और ये जो है आपका इन्फेक्शियस प्लांट का जो चटनी था हेल्दी प्लांट पे डाला था, हेल्दी प्लांट भी बीमारी यानी कि उसको भी डिजीज हो गया था, तो इन्होंने उस फ्लूइड को जो है कॉन्टिजियम बाइबम फ्लूइडम बोला था, एक लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड बोला था। और उसके बाद लास्ट में WM जो है स्टीनले साहब आए और इन्होंने क्रिस्टलाइज कर दिया वायरस को और बताया कि जो इसका लार्ज पार्ट होता है ना सो प्रोटीन का बना हुआ होता है। चलो उसके बाद हमने देखा था कि ये जो हमारा मतलब वायरस था ना, यह जो था बना हुआ था जेनेटिक मटेरियल से, यानी कि वायरस के अंदर 2 पार्ट थे, एक इसका जेनेटिक मटेरियल या तो DNA होगा नहीं तो आपका RNA होगा, आइदर दोनों में से कोई एक, कभी दोनों नेबर बोथ दोनों साथ में नहीं दिखाई दे सकते। एक वायरस में या तो DNA नहीं तो RNA। एंड इसका सेकेंड पार्ट जो था प्रोटीन का कोट जिसको हम लोग कैप्सिड बोल रहे थे, और ये कैप्सिड जो है ना छोटे छोटे से आपके जो है सब यूनिट से मिलकर के बना था जिसको कैप्सोमियर बोल रहे थे। और ये कैप्सोमियर जो है ना हेलिकल शेप का भी हो सकता है, पॉलीहेड्रल शेप का भी हो सकता है, यानी कि कैप्सोमियर जो है हेलिकली अरेंज होता है TMV तो तंबाकू मोज़ेक वायरस में, और पॉलीहेड्रल जो होता है बैक्टीरियोफेज में अरेंज होता है। और हमने अगर मतलब TMV में देखा था कितने कैप्सोमियर थे तो भैया 2130 आपने लिखाया था। मैं 4 बार 5 बार रिवाइज करा देता हूँ जिससे कि माइंड में थोड़ा रिकॉल हो जाए, कुछ चीजें तो याद हो ही जाएंगी।
अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने बताया था वायरस के मतलब जो प्लांट के अंदर जो वायरस डिजीज कोज करेगा उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दिखाई देगा, चाहो तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी लिख सकते हो, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं है। बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो वायरल डिजीज को कॉज करेंगे उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलेगा, और एनिमल के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सारी चीजें दिखाई देती है। यानी कि अलग अलग जो वायरस होंगे ना उसमें अलग अलग आपको जो है हर एक प्रकार के जो है क्या दिखाई देंगे, तो हर एक प्रकार के जेनेटिक मटेरियल दिखाई देंगे। अब अगर एनिमल में देखें ना ये लोग कौन से, यानी कि ह्यूमन में या फिर एनिमल में कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं, तो सीधे लिखो हाई AIMS, हाई H फॉर हर्पीस, A से एड्स, I से इन्फ्लुएंजा, M से मम्स और S से जो हो गया स्मॉल पॉक्स। यहाँ पे लिख लेना स्मॉल पॉक्स शॉर्ट नोट्स के लिए, और यहाँ पे हाई एम्स वाला ट्रिक पक्का लिख लेना। चलो, प्लांट के अंदर कुछ सिम्टम दिखाई देती है, जैसे कि मोज़ेक डिजीज हो गया, लीफ कर्लिंग हो गया, येलोइंग हो गया, उसके बाद नेक्रोसिस हो गया, हाइट जो है इनका यानी कि ग्रोथ जो है शंट हो जाता है, शंट ग्रोथ ड्वार्फिज्म दिखाई देती है। चलो अब आगे आते हैं। उसके बाद हमने जो है वायराइड को पढ़ा था। वायराइड जो था क्या था, तो भैया वायरस का छोटा भाई था, तो यह स्मॉलर होता है वायरस से। उसके बाद जो है इसको देखो OND आ रहा है, तो इसको टियोडाइनर साहब ने खोजा था, और इसके अंदर जो है ना ओनली हमें फ्री आरएनए दिखाई देता है, कपड़ा पहना नहीं होता है, यानी कि प्रोटीन कोट जो है अब्सेंट होता है, नो प्रोटीन कोट प्रेजेंट, ठीक है। या फिर यहाँ पे सबसे बढ़िया रहेगा ना, आप लिख लो यहाँ पे नो हटा दो, प्रोटीन कोट अब्सेंट लिख लेना, जिससे कि आसानी हो जाए रिवाइज करने में। ओके, चाहो तो मतलब प्रोटीन कोड अब्सेंट यहाँ पे कर लेना अपने हिसाब से। अच्छा, उसके बाद जो है इनके अंदर जो आरएनए होता है ना, आरएनए वो भी जो है लोअर मॉलिक्यूलर वेट का होता है, जो कि इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शन को कॉज करेगा। और कौन सी बीमारी कॉज कर रहे हैं, तो पोटैटो के अंदर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, यानी कि जो पोटैटो है ना उसको पतला थीन कर देते हैं, जिससे कि इनका यील्ड घट जाता है, किसानों को बहुत ज़्यादा मतलब लॉस होती है। उसके बाद हमने P4 प्रेयोन देखा था, जो कि प्रूसनर साहब ने पहली बार खोजा था, और यह जो है ना एक इन्फेक्शियस एजेंट है, जो कि एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन के कारण बनता है, यानी कि एबनॉर्मल मतलब फोल्डेड प्रोटीन को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करता है, ट्रांसमिट करता है, और ये ले जा करके हमारे ब्रेन में एक्युमुलेट करके और सेलुलर डिजीज को कॉज करता है। इसके पास कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, चाहो तो लिख सकते हो इसके पास कोई भी अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि देखो ये काम कैसे कर रहा है, तो यह जो है ना दूसरे जो हमारे बॉडी में प्रोटीन बन रहा है ना उसके ऊपर अटैक करके और उसको जो है मिसफोल्ड कर रहा है, समझ रहे हो। तो इसके पास कोई मतलब न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, चाहो तो लिख लेना, वरना छोड़ भी सकते हो, कोई बात नहीं थी। या जो है कुछ आपके जो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज को कॉज करता है, जैसे कि मतलब कैटल के अंदर मैड काउ डिजीज, या फिर बोबाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी नाम के डिजीज को कॉज करता है, और ह्यूमन के अंदर क्रेजफॉल्ड जैकब डिजीज CJD नाम का डिजीज को कॉज करता है। ओके, अब अगर आप चाहते हो तो आप सबसे पहले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको शॉर्ट नोट्स बनाने में काम आएगा। सेकेंड पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और यह हो गया आपका थर्ड पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये आपका शॉर्ट नोट्स हो गया, यानी कि आज जो भी हमने पढ़ा आप इसको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लेना, जिसमें पार्ट 1, 2, 3 और 4, और आज हम लोग पार्ट 5 यानी कि टोटल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर आपने शॉर्ट नोट्स अभी तक बनाया होगा ना, तो मेरे ख्याल से 4 से लेकर के 5 पेजेस के अंदर आपकी सारी चीज़ें जो है ना, मतलब आप बहुत बड़ा बड़ा लिखते होगे, तो 5 पेजेस के अंदर तो आपका ये टॉपिक एकदम बढ़िया से आकर के मतलब हो गया अच्छे से, मतलब आपने लिख लिया होगा। अब यहाँ से अगर आपको जब भी रिवाइज करना होगा ना, तो 2-2 पेज भी रिवाइज करोगे ना, तो 2 दिनों के अंदर 2 डेज के अंदर आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लोगे। और उसके बाद जब भी आपको इसको रिवाइज करना होगा, तो 10 मिनट में आप इस चैप्टर को आसानी से रिवाइज कर सकते हो, विदाउट मतलब फिर से आपको ना ही कोई वीडियो लेक्चर देखना है ना ही कुछ, और आप आराम से 10 मिनट में रिवाइज कर लोगे, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो PYQs लगाना, NCERT पढ़ना, अलग अलग क्वेश्चन करने में भी मजा आता है, समझ रहे हो। अब देखो, अब जो है मतलब जितने भी चीज़ें थी मैंने आपको नोट से सारी चीज़ें बता दिया है, NCERT से जो है सारी चीज़ें को एक्सप्लेन कर दिया है, क्विक रिवीजन नोट्स भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। अगर आपने बना लिया है अभी मतलब वीडियो पॉज करके तो ठीक है, नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं है। अब जो है हम लोग PYQs को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो क्या आपके पास मतलब एनर्जी है, लग रहा है कि आप सारे PYQs सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात हमेशा की तरह मैं बोलूँगा, क्वेश्चन को पहले पढ़ना वीडियो को पॉज करके, जहाँ से आपको अपने गलती का पता लगेगा कि कहाँ आपने क्या गलती की है। अगर आपसे क्वेश्चन बन जा रहे हैं बहुत बढ़िया बात, नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, देखो मैं उसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप पहली बार पढ़े हो, फिर दूसरी बार पढ़ोगे, अपने इन से पढ़ोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, NCERT पढ़ोगे, ठीक है, स्कूल में पढ़ोगे, ट्यूशन में पढ़ोगे, सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती है, टेंशन नहीं लेने का। चलो
यह जो है आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो कि जो है ना कब पूछा गया है, तो यह जो है री नीट जो है 2026 में पूछा गया है। एक मिनट, रीनीट 2026 यानी कि अभी जो आपका 21 जून को जो पेपर हुआ था ना वहां से पूछा गया। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड एल्गी, इसको कल मैंने आपको करा दिया था, फिर भी आज एक बार और करा देते हैं। देखो एल्गी और जो फंगाई के, क्योंकि आज वाले टॉपिक से पूछा गया है, तो एल्गी और फंगाई के जो है सो एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग लाइकेन बोलते हैं। देखो माइकोराइजा की बात कर रहे थे, तो माइक्रो का मतलब क्या था, फंगाई। अभी आप पीछे भी देखोगे तो फंगाई को हम लोग माइकोबायोन्ट कंपोनेंट बोल रहे थे। एंड राइजा का मतलब हो गया रूट ऑफ हायर प्लांट, तो रूट ऑफ हायर प्लांट की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे फंगाई और एल्गी के एसोसिएशन की बात हो रही है, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट। सेकंड देखोगे ना तो क्राइजोफाइट, देखो हमने जब किंगडम प्रोटेस्टा पढ़ा था, सारी चीजें रिवाइज करा देता हूँ, तो उसके अंदर हमने 5 मेंबर CDESP देखा था, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लेलेट, यूलिनोइड, स्लाइमोस एंड प्रोटोजोन, और सी के अंदर हमने डबल डी यानी कि सी में हमने डाइएटम्स और डेस्मिड्स के बारे में जो है पढ़ा था। तो वही बातें यहाँ पे जो है क्राइजोफाइट्स में नहीं हुआ, क्योंकि किंगडम प्रोटेस्टा का मेंबर है और ये खुद फाइट यानी कि प्लांट लाइक है, तो इन ये जो है अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो दूसरे के ऊपर क्या है डिपेंडेंट होंगे, समझ रहे। उसके बाद बच गया था स्पॉन्जस, तो मैंने बताया था ना कि जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो सबसे पहला फाइलम जो है ना पोरीफेरा पढ़ते हैं, और ये पोरीफेरा जो है आपका स्पॉन्जस ही है, तो यह भी आपका होगा नहीं। आगे आते हैं, यह भी रीनीट 2026 यानी कि अभी 21 जून को ही अभी क्वेश्चन पूछा गया था। मैड काउ डिजीज जो है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, तो भैया BSE बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जो कि कैटल के अंदर कॉज किया जाता है, और इसको कॉज कौन करता है, तो भैया आपका जो है एक जो है प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस डिजीज, प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करता है, और ये कौन होता है, तो P फॉर प्रोटीनिशियस, P फॉर प्रायोन्स जो थे इसके एग्जाम्पल थे। और ओके, और यहाँ पे देखोगे ना तो एस्परगिलस जो होगा यह नहीं होगा, क्योंकि ये किंगडम फंगाई का मेंबर है। माइकोप्लाज्मा भी नहीं होगा, माइकोप्लाज्मा हमने किंगडम जो है किस में, तो मोनेरा में पढ़ा था। और वायरोइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वायरोइड में आपका केवल RNA जो इसका होता है वो भी लोअर मॉलिक्यूलर वेट का, वही इन्फेक्शंस को कॉज करता है, और वायराइड जो था वायरस से छोटा था, ये भी नहीं होगा। मतलब सिंपल मैड काउ डिजीज तो आपका प्रायोन से जनरली आप इसको याद करना पड़ता मतलब एग्जामिनेशन के लिए। अब यह जो हो गया आपका नीट 2022 का मतलब क्वेश्चन, 23 में, 24 में, 25 में, इवन जो आपका 26 में नीट हुआ था ना, नीट जो कि आपका शायद 3 मई को हुआ था, तो उस समय भी इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन रीनीट में इसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछ दिए गए थे। तो बीच के जो 4 साल है ना, 4 पेपर्स में आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया था। तो ये आपका हो गया नीट 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन। मैड काउ डिजीज इन मतलब केटल एंड CR मतलब क्रेस्फोर्ड जैकोब डिजीज इन ह्यूमन आर ड्यू टू इन्फेक्शन बाई, यानी कि ये किसके द्वारा कॉज किया जाता है, ह्यूमंस में और एनिमल में। तो देखो मैड काउ डिजीज हो गया, या फिर ह्यूमन में CR जैकोब डिजीज हो गया। मैड काउ यानी कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कॉज किया जाता है प्रियॉन्स के द्वारा, वायरस होगा नहीं। वायरस के लिए तो हमने मतलब एनिमल में देखा था हाई AIMS यानी कि हर्पीस, एड्स, इन्फ्लुएंजा, मॉम्स एंड स्मॉल पॉक्स, तो यहाँ पे उसका कोई बात ही नहीं था। बैक्टीरियम नहीं होगा, बैक्टीरियम के लिए मैंने आपको मतलब एग्जांपल दिया था, ट्रिक दिया था, कौन सा, TC, टाइफाइड हो गया, क्लोरेला हो गया, मतलब कलरा हो गया, क्लोरेला नहीं कलरा हो गया, टेटनस हो गया, और सिट्रस कैंकर हो गया, ये बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किए जाते हैं। NCERT किंगडम मोनेरा याद करो, मैंने आपको ट्रिक से बताया भी था। वायरोइड होगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें यही करेक्ट था। यह जो है नीट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, करेक्ट अबाउट वायरोइड, वायरोइड के बारे में सच्ची बात बतानी है। तो देखो वायराइड में मैंने बोला था ना कि यह जो है आपका किसका, वायरस का जो है, वायरस का जो है छोटा भाई है, छोटा भाई है, जो कि अभी अभी धरती पे आया है, यानी कि एकदम लोअर वेट का इसमें RNA मॉलिक्यूल पाया जाएगा, और ये नंगा पुंगा होता है, यानी कि इसमें जो है लेक्ट होता है, इसमें जो है लेक्ट होता है, यानी कि नहीं पाया जाता है प्रोटीन का कोट, यानी कि प्रोटीन कोट एब्सेंट। तो यहाँ पे DNA है, काटो, और देखो यहाँ पे भी DNA काट दो। यहाँ पे जो है हैव RNA विथ प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट तो होता नहीं है, तो यह भी गलत हो गया। हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोट, ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। मिलते हैं आपको +4। आगे आओ, नीट 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि गंदी बात कौन सी है बताना है। प्रायोन्स कॉन्सिस्ट ऑफ एबनॉर्मल फ्लूइड प्रोटीन, देखो P फॉर प्रायोन जो था यह क्या था, तो भैया न्यूरोलॉजिकल डिजीज था, जो कि प्रोटीन के मिसफोल्डिंग होने से बन रहा था, तो यह ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। इनकरेक्ट बताना है, यहाँ पे ध्यान देना। अच्छा
आपका थायराइड जो है लेक ऑफ प्रोटीन कोड, थायराइड के पास प्रोटीन कोड नहीं होता है, मैंने बताया ही था, वायरस का छोटा भाई नंगा पुंगा होता है, केवल रूअल वेट का आरएनए मॉलिक्यूल होता है, यह भी बातें सत्य है। वायरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट, वायरस ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यह भी बात सही है, ये तो एनसीईआरटी का ही लाइन था। वायरस जो है किसी ना किसी होस्ट के सेल के ऊपर ही जो है सर्वाइव कर पाते हैं। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोड। देखो मैंने बताया था वायरस के अंदर कितने पार्ट थे, तो भैया दो, एक जो था इनका न्यूक्लिक एसिड और एक जो था इनका प्रोटीन का कोड। प्रोटीन का कोड जो था ना हार्मलेस था, हार्मलेस था, और जो न्यूक्लिक एसिड था ना वही जो है आपका मतलब हार्मफुल था, जो कि डिजीज को कॉज कर रहा था। और यहाँ पे बोला गया है इन्फेक्टिव, इन्फेक्टिव क्या प्रोटीन का कोड था? बिल्कुल नहीं, वो तो हार्मलेस था। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना था, इसमें में मिले +4। आगे बढ़ते हैं, यह जो हो गया नीट 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन। वायराइड जो है डिफर है वायरस से किस चीज में? तो देखो वायरस के पास दो चीजें होती हैं, एक इनका न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होगा नहीं तो आरएनए देखने को मिलेगा, और इसके अलावा क्या होगा? तो भैया इसके अलावा इनके पास प्रोटीन का एक कोट भी दिखाई देगा। बट वायरॉइड की बात करेंगे तो इसमें केवल आरएनए ही पाया जाएगा, वो भी लोअर मॉलिक्यूलर वेट का। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो है ना, इसमें आपका जो कोट होता है, कोट कोट जो है वो आपका अब्सेंट होता है। तो देखते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट डीएनए तो होगा नहीं, यहाँ पे आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोड, बिल्कुल नहीं यार, प्रोटीन कोड कहाँ होता है हमारे मतलब थायराइड के पास? आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। देखो आरएनए मॉलिक्यूल होता है आपका थायराइड में, और वायरस में जो है आपका आरएनए मॉलिक्यूल तो होता है बट उसमें प्रोटीन कोड नहीं होता है, और यही डिफरेंसेस है। एंड डीएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोड, यह भी ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, यह जो है 2015 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि 2015 से पहले यानी कि जो आपका नीट का एग्जाम है ना, यह कब से? तो 2016 से स्टार्ट हुआ है, तो पहले वाला जो था उसके पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था। तो देखो इसमें जो है पूछा गया है रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। द टर्म कॉन्टिजियम बाइबम फ्लूडम वाज क्वाइन बाई एम.डब्ल्यू. बेजर्निक। मैंने बोला था ना, बी फॉर बेजर्निक साहब ने सी फॉर कॉन्टिजियम बाइबम फ्लूडम का टाइटल दिया था, तो पहला तो करेक्ट लिख रहा है। आगे देखते हैं, मोज़ेक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन आर कॉज बाय वायरस, बिल्कुल सही है। देखो वायरस के लिए मैंने क्या ट्रिक बताया था, हाई AIMS, यानी कि हर्पीस, एड्स, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स एंड आपका मतलब मॉम्स जो हो गए, या आपके एग्जाम्पल थे जो कि डिजीज कॉज किए जाते हैं वायरस से। और अगर हम लोग देखें ना, तो वायरस को पहली बार कहाँ खोजा गया था? तो भैया तंबाकू के पौधे में मोज़ेक डिजीज कॉज करने वाले एजेंट को हमने खोजा था, यानी कि तंबाकू के अंदर मोज़ेक डिजीज आपका एग्जाम्पल ही है वायरस का। यह भी बातें सही दिख रही हैं। आगे देखते हैं, थायराइड वेयर डिस्कवर्ड बाय DJ इबुनिस्की। देखो थायराइड में OND, इसको जो है TO डाइनर साहब ने, टीओ डाइनर साहब ने जो है इसको पहली बार खोजा था, ना कि डीजो इम्यूनिस्की साहब। इन्होंने तो वायरस को सबसे पहली बार जो है डिस्कवर किया था, यानी कि खोजा था, ना कि थायराइड को। तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी ही जो है मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं, स्टीनले साहब जो है वायरस को पहली बार क्रिस्टलाइन किए थे, बिल्कुल बात सही है। और इन्होंने बताया था कि जो लार्ज पार्ट होता है ना आपके वायरस का, वह जो है किसका? तो प्रोटीन का बना हुआ था। चलो आगे आते हैं, 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन, वायरस है, वायरस के पास क्या होता है? तो इसके पास आइदर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, प्लस इसका जो है जेनेटिक मटेरियल होगा। डीएनए इंक्लूड इन प्रोटीन कोड हो सकता है, सही दिख रहा है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, अरे यार उसमें केवल दो ही पार्ट न थे, उसमें कोई ऑर्गेनेल यानी कि न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट कुछ नहीं होते हैं, तो इसमें तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस की बात ही नहीं आती है। सिंगल क्रोमोसोम भी नहीं होता है, बोथ डीएनए आरएनए तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, आइदर होता तो एक बात भी होती, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। डीएनए लिखा है, डीएनए जो होगा प्रोटीन कोड के अंदर इंक्लूड होता है, कुछ में आरएनए भी होते हैं, तो आप जनरली डीएनए या फिर आरएनए, ऑप्शन नंबर ए ही ज्यादा करेक्ट दिख रहा है। चलो यहाँ पे जो है 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस। वायरस के लिए रॉन्ग बात, यहाँ पे ध्यान देना, राइट और रॉन्ग में थोड़ा सा मतलब करेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन में ध्यान देना, पहले उसको हाईलाइट कर लेना, नहीं तो गलती ज़्यादा होती है। विच मतलब स्टेटमेंट, इसमें कौन सा रॉन्ग है? ऑल आर पैरासाइट, मतलब आपके जितने भी वायरस होते हैं सारे के सारे ऑब्लिगेट पैरासिटिक होते हैं, पढ़ा तो सही दिख रहा है। आगे देखते हैं, ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री। और अगर आपने अभी दिमाग लगाया हुआ है ना, मैंने बोला ना, और चाहे तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते,
पूछ सकता है। और इससे बेहतरीन क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हम लोग 38 सालों के जो है सारे के सारे पीवाईक्यूज कर रहे हैं। इवन आपका रीनीट तक का मैंने आपको पीवाईक्यूज करा दिया, इससे बेहतरीन मतलब कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। चलो यहाँ पे देखो हेलिकल की बात कर रहा है, और मैंने अभी दिखाया था ना कि इसके जो कैप्सोमियर्स जो थे वे अरेंज हो सकते हैं कैसे, तो हेलिकली एंड पॉलीहेड्रली। कुछ में मतलब हेलिकली होता है, कुछ पॉलीहेड्रली, और भी बहुत सारे इसके ज्योमेट्रिकल मतलब फेजेस होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। बट यहाँ पे केवल बोला है ऑल ऑफ देम, सारे के सारे क्या हेलिकल होते हैं, नहीं, केवल टोबैको मोज़ेक वायरस को हमने देखा था जो कि हेलिकल था, और भी एग्जांपल होते होंगे। और पॉलीहेड्रल में आज ही हमने जो है किसको देखा है, तो बैक्टीरियोफेज को देखा जो कि पॉलीहेड्रल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही जो है इनकरेक्ट मिल गया ना, सीधे रॉन्ग मिल गया। सारे के सारे एक ही जो है ज्योमेट्रिकल शेप के कहाँ होते हैं, आगे देख लेते हैं। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, बिल्कुल वे लोग जो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को बना लेते हैं किसके अंदर, तो होस्ट सेल के अंदर। और मैंने आपको इसको बहुत डिटेल में जो है कहाँ बताया था, तो इसको मैंने जब मैंने बताया था ना कैसे होस्ट के सेल को जो है मतलब ये लोग हाईजेक करते हैं, वहाँ पे अच्छे से बताया था कैसे एक आपका बैक्टीरियोफेज होस्ट सेल में अटैच हुआ, देन पेनिट्रेशन शो किया, देन अपने जो है मतलब रेप्लिकेशन किया, असेंबल किया पार्ट को, और होस्ट के सेल को मार करके बाहर निकल गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एंटीबायोटिक हैव नो इफेक्ट ऑन देम, बिल्कुल एंटीबायोटिक जो है ना बैक्टीरिया के लिए बनाया जाता है, ना कि वायरस के लिए। तो यह भी जो आपका ऑप्शन सारे के सारे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर इनकरेक्ट बताना था तो बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, यह जो हो गया 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, which one single organism or the pair of organism is correctly assigned to its और their name taxonomy group, यानी कि बताना है ना कि इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है कौन सा करेक्टली मैच किया गया। तो देखो पैरामीशियम और जो प्लास्मोडियम है यह बिलोंग करते हैं सेम किंगडम एज दैट ऑफ पेंसिलिन, बिल्कुल नहीं। देखो पेंसिलिन को कल हमने जो है किस में देखा था, तो भैया किंगडम फंगाई के अंदर, किंगडम फंगाई में देखा था। किंगडम फंगाई में कौन से में देखा था, तो भैया कल आपने जो है ना जब हमें मतलब एस्कोमाइसिटीज बताया था, इसके टोटल कितने मतलब है, इसके टोटल 4 क्लासेस थे। तो एस्कोमाइसिटीज में हमने सैक फंगस देखा था, सेक्रोमाइसिस जो कि आपका यूनिसेलुलर ईस्ट जो था इसी किंगडम मतलब इसी क्लास का मेंबर था। और इसी में हमने मल्टी सेलुलर में जो है एनसीईआरटी में इसी पैराग्राफ मतलब इसके फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा होगा कि जो पेंसिलिन होता है मल्टी सेलुलर होता है वह एस्कोमाइसिटीज में फंगाई का मेंबर है, यानी कि एस्कोमाइसिटीज क्लास होता है फंगाई का, उसी का मेंबर है। अच्छा, और यहाँ पे पैरामीशियम और जो प्लास्मोडियम की बात कर रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों जो है किसके, तो भैया दोनों के दोनों जो है आपके किंगडम जो है प्रोटेस्टा के मेंबर है, किंगडम प्रोटेस्टा के। तो प्रोटेस्टा और फंगाई के दोनों सेम किंगडम हुए, नहीं हुए, तो दोनों जो है सेम किंगडम से बिलोंग नहीं करते हैं। पहला आपका इनकरेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट बताना है। आगे बढ़ते हैं, लाइकेन इज अ कंपोजिशन मतलब composite animal formed by the symbiotic association and algae and protozoan, नहीं, एक एल्गी जो है ना और एक जो है फंगाई के बीच के एसोसिएशन को लाइकेन बोलते हैं, यह भी बातें गलत है। ईस्ट यूज इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज अ फंगस, यानी कि ईस्ट जो है फंगस है, मैंने अभी बताया ना एस्कोमाइसिटिक सैक फंगस के नाम से जाना जाता है, और इसका नाम भी सेक्रोमाइसिस है, यानी कि इसका हम लोग ब्रेड एंड बियर दोनों बनाने में काम कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था ना कल इसको हम लोग बेकर एंड बेवर्स दोनों ईस्ट के नाम से जानते हैं। अगर आपने किंगडम फंगाई कहीं से भी पढ़ा होगा तो आपको ये बातें पता होगी, नहीं तो एनसीईआरटी भी पढ़ा होगा ना, वहां से भी आपको ये बातें पता होंगी। आगे देखते हैं, नॉस्टॉक एनाबिना आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेस्टा, नहीं, नॉस्टॉक और एनाबिना हमने किंगडम मोनेरा के अंदर जब यू बैक्टीरिया पढ़ा था उसी में पढ़ा था कि ये लोग N2 फिक्सेशन कर सकते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को NH3 अमोनिया में तब्दील कर देते हैं, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल सेल हेस्ट्रोसिस्ट के सेल मौजूद होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें मतलब हमारे बहुत सारे टॉपिक जो है इसमें जो है हमारा मतलब मिला जुला है, कुछ हमारे मतलब 10% चैप्टर तो आज का रिवाइज हो ही गया होगा। चलो यहाँ पे जो है मेंस 2010 यानी कि वही ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का क्वेश्चन है, जो वायरस का इन्वेलप होता है उसको किस नाम से जानते हैं, नहीं पता है जनरल, इसको जो है ना आप इलिमिनेट करो। देखो वायरोन होगा नहीं, कोड होगा नहीं, न्यूक्लियोप्रोटीन, वायरस को हम लोग न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लिक एसिड और इसमें प्रोटीन का कोट 2 ही पार्ट होते हैं, यह भी नहीं होगा। बच गया कैप्सिड, और कैप्सिड जो है प्रोटीन का कोट जो होता है यह किससे बना होता है, तो मिलियन मतलब बहुत सारे आपके जो है स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमियर से बना होता है, तो वायरस के एनवेलप को कैप्सिड बोलते हैं। यहाँ पे देखोगे ना तो ABCD आपके जो है मतलब 4 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इसको अरेंज करना है बैक्टीरियोफेज के, मतलब बताना है कौन कौन से पार्ट है। देखो ये नंबर यहाँ पे देखोगे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो ए जो हो गया ना आपका हो गया हेड,
सी देखोगे ना, यहाँ पे इस पार्ट को हम लोग कॉलर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ना तो सॉरी, यहाँ पे बी था, यहाँ पे मतलब मिटक चुका है, तो ये बी का स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि बी बोले तो या जो हो गया इसका किसके, तो इसके जो है सीट को दिखाता है। ठीक है, और डी जो हो गया आपका, जो हो गया क्या हो गया, तो यह हो गया टेल फाइबर। तो आ जाओ सबसे पहले ए में देख लेते हैं, ए आपका हेड, ए हेड केवल एक ही में है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। सी देखोगे तो सी कॉलर था, बी देखोगे तो सीट हो गया, और डी देखोगे तो टेल हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट। इसमें भी मिल जाएंगे +4। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे बोला गया है ना, टीओ डाइनर साहब ने किसको खोजा था, और आपको पता है भाई राइट, थायराइड। इसमें देखोगे आर, मतलब इसमें ओ और डी आ रहा था, जिसको जो है टीओ डाइनर साहब ने खोजा था। और यह क्या था, तो भैया यह जो है वायरस का छोटा भाई था। वायरस का छोटा भाई बोले तो इसमें केवल आरएनए मॉलिक्यूल पाया जाएगा, वो भी लोअर जो है मॉलिक्यूलर वेट का, और इसमें जो है प्रोटीन कोट, यानी कि जो कोट है प्रोटीन का वो अब्सेंट होता है। तो देखो प्री इन्फेक्शियस डीएनए नहीं, प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस प्रोटीन यह भी नहीं है, तो प्रयोन हो गया। बैक्टीरियोफेज जो कि मतलब वायरस जो है बैक्टीरिया में डिजीज कॉज करेगा उसको बोलेंगे। तो ऊपर के तीनों एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर डी ही बच गया ना, तो ऐसे ही करेक्ट होगा। फ्री इन्फेक्शियस आरएनए को जो इन्होंने किसने, टीओ डाइनर साहब ने 1971 में शायद खोजा था। डेट टाइम ऊपर हो सकता है भाई, वो बनाओ देख लेना थोड़ा। 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन, देयर एग्जिस्ट अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड द फंगस विद इन लाइकेन द फंगस, और फंगस को क्या बोलते हैं भैया, फंगस जो था वो आपका माइक्रोबायंट कंपोनेंट था, जो कि हेटरोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। तो ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन, एनकरेजिंग एंड एब्जॉर्प्शन फॉर द एल्गी, पहला ही ऑप्शन ज्यादा करेक्ट दिख रहा है। उसको शेल्टर देता है, उसके रूट को यानी कि उसके बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, एनकरेज यानी कि उसको मिट्टी से जुड़े रहने में मदद करता है, पानी में जो है मदद करता है, और एब्जॉर्प्शन यानी कि वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। आगे देखते हैं, प्रोवाइड फूड फॉर एल्गी, या खुद जो है आपका माइक्रोबायंट कंपोनेंट हेटरोट्रोपिक के एल्गी को खाना देगा, नहीं देगा, गलत है। फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर द एल्गी, एल्गी के लिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो हमने देखा था ना कि जितने आपके जो है ना मतलब प्रोकैरियोटिक सेल है वही जो है N2 का फिक्सेशन कर सकते हैं। कोई भी यूकैरियोटिक सेल, अगर आपको पता हो एग्जांपल बताना ऐसा जो कि N2 यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करता हो, कोई नहीं है। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें से भी फ्यू, जब मैंने किंगडम मोनेरा बताया था तो बहुत अच्छे से बताया था कि कुछ ही आपके जैसे कि एनाबिना हो गए, नस्टक हो गए, कुछ आपके मतलब हेटरोट्रोपिक के बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम हो गया, फ्रेंकिया हो गया, यही जो है एटमॉस्फेयर के N2 को जो है NH3 में तब्दील कर सकते हैं। तो यह जो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एल्गी जो है या फिर फंगाई बोथ आर आपके यूकैरियोटिक सेल। थोड़ा सा माइंड को खोलोगे, ओपन रखोगे, सारी चीजें समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं, रिलीज ऑक्सीजन फॉर द एल्गी, एल्गी के लिए ऑक्सीजन कहाँ से देगा यार, समझ रहे हो। तो इससे भी ज़्यादा, क्योंकि एल्गी खुद आपका फोटोसिंथेसिस है, उसको जो है CO2 और वाटर चाहिए खाना बनाने के लिए, वो ऑक्सीजन क्या ही करेगा बताओ, खुद सोचो क्या करेगा ऑक्सीजन का। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो गया करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन, Which one of the following statement about virus is correct? वायरस के बारे में सत्य बात बताना है। वायरस पोजेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, कहाँ से यार, वो तो खुद जो है होस्ट के सेल के ऊपर डिपेंडेंट है। उससे बोलता है भाइयों बहनों मेरे लिए कुछ मतलब सेल वोल बना दो, मतलब मेरे लिए और भी सारे वायरसेस बना करके दे दो। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, यहाँ पे करेक्ट बताना है। ऑल वायरसेस कॉन्टेंट बोथ डीएनए एंड आरएनए, नहीं, इसमें आइदर जो है डीएनए होगा नहीं तो आरएनए, दोनों नहीं होगा, गलत है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, यही तो बात है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। वायरस जो होते हैं ऑब्लिगेट कंपल्सरी जो है एक पैरासाइट होता है, जिसको एक होस्ट सेल की या फिर लिविंग सेल की आवश्यकता पड़ती है। न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस आर नोन एज कैप्सिड, नहीं, कैप्सिड को हम लोग प्रोटीन कोड के नाम से जानते हैं। ओके चलो, अब इसके बाद जो है 2003 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वायरस नो मोर एलाइव देन आइसोलेटेड क्रोमोजोम बिकॉज, देखो यहाँ पे बोला गया ना एक क्रोमोजोम और एक वायरस जो है ना कैसे जो है एक दूसरे से सिमिलर है, मतलब कहने का तात्पर्य यही है, ये अभी एलाइव नहीं है, और एक क्रोमोजोम भी हम लोग ज्यादा उसको लिविंग नहीं मानते, ऐसा क्यों। दे बोथ मतलब दे रिक्वायर्ड बोथ आरएनए एंड डीएनए, इसका कोई तात्पर्य नहीं बनता। बोथ नीड फूड मॉलिक्यूल्स, इनको फूड क्या हो गया यार, दूसरे सेल से ही एनर्जी ले रहे हैं। चलो, दे बोथ रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, यह भी बातें नहीं लग रही है ज्यादा मतलब रिलेटेड। यहाँ पे देखो, दे बोथ रिक्वायर्ड
मतलब दे बोथ रिक्वायर्ड द इन्वायरमेंट ऑफ अ सेल टू रेप्लिकेट। बिल्कुल, देखो एक क्रोमोजोम को भी जो है ना रेप्लिकेशन करने के लिए एक सेल चाहिए, सेल के अंदर ही क्रोमोजोम रेप्लिकेट कर पाता है, और वायरस को भी अपना मेटाबॉलिज्म या फिर लिविंग कंसाइडर करने के लिए इनको एक होस्ट का सेल चाहिए। दोनों को जो है ना एक जो है सेल का इन्वायरमेंट चाहिए अपना रेप्लिकेशन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यही जो है इनमें ज्यादा सिमिलरिटीज बता रहा है। आते हैं 1997 के ऊपर, वायरसेस जो है क्या पोज करती हैं, वायरस में क्या पाया जाता है। तो आइदर डीएनए आरएनए, यही आपका सही दिख रहा है, ऑर्गेनील फॉर वाइटल मैकेनिज्म, मैंने बोला था ना ही इसमें क्लोरोप्लास्ट, ना ही मतलब गोल्जी बॉडी, ना ही आपका जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लास्मिड, कोई भी नहीं आपके इसके अंदर ऑर्गेनील पाए जाते हैं जो कि वाइटल मैकेनिज्म को परफॉर्म करेंगे। इसके केवल दो ही पार्ट, एक न्यूक्लिक एसिड और एक प्रोटीन का कोट। राइबोजोम टू सिंथेसाइज प्रोटीन, मैंने बोला कोई भी ऑर्गेनील नहीं होता, तो राइबोजोम कहाँ से होगा, ऑप्शन नंबर सी ही सही था, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव तो होगा नहीं। यहाँ पे देखो आइदर लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि बोथ, बोथ नहीं है, केवल आइदर आरएनए नहीं तो डीएनए देखने को मिलेगा, इसलिए सही है। आ जाओ 1992 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। ऑर्गेनिज्म विच आर इंडिकेटर ऑफ इशू, यानी कि सल्फर इशू टू सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन ऑफ एयर, यानी कि जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा वहाँ पे आपके लाइकेन भैया जो है उगते नहीं है, यानी कि ग्रो नहीं करती हैं, क्योंकि ये गुड इंडिकेटर है पॉल्यूशन के। मूसेस होगा नहीं, मशरूम तो सड़े गले मैटर के ऊपर ही ग्रो करता है, तो इसमें कोई बात नहीं थी। पफबॉल्स एक प्रकार का मशरूम होता है, किस क्लास से बिलोंग करता है, तो भैया पफबॉल हो गया, ब्रेक्ट फंगस हो गया, मशरूम जो हम लोग खाते हैं ये सारे के सारे B4 बेसिडियोमाइसीटी वाले क्लास से बिलोंग कर रहे थे फंगस के। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। आगे बढ़ जाते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 90। लाइकेन जो है इंडिकेटर है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन का, बिकॉज दे आर, क्यों है 1989 में पूछा गया है, क्योंकि शो एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना यार, एल्गी फंगाई के एसोसिएशन बताते हैं, इसके कारण ये लोग जो है मतलब जो है पॉल्यूशन को थोड़े इंडिकेट करेंगे। ग्रो फास्ट देन अदर ऑर्गेनिज्म, ये भी नहीं लग रहा है। आगे देखो, दे आर सेंसिटिव टू SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड से ये लोग सेंसिटिव होते हैं, जो कि क्या करता है पॉल्यूशन को कॉज करता है, इसी के कारण ये लोग जो है पॉल्यूटेड इलाके में ग्रो नहीं करते हैं। फ्लोरिस इन SO2 रिच इन्वायरमेंट, मान लो अगर वहाँ पे ज़्यादा तेजी से ग्रो करते हैं तो पॉल्यूटेड एरिया में आपका SO2 का लेवल हाई होता है, तो वहाँ पे आपको नहीं दिखाई देता लाइकेन, लेकिन दिखाई तो नहीं देता है, यानी कि वहाँ पे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा नहीं फ्लोरिश कर रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। टोटल कितने हैं, तो टोटल आज हमने 90 क्वेश्चन किए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किए, कुछ ईजी भी थे, कुछ हार्ड भी थे, कुछ मॉडरेट भी थे। तो 90 क्वेश्चन में आप आज बताना है कि कितने आपने सही किए, किसने 80 किए, किसने 90 में 90 किए, कि इससे कुछ क्वेश्चन नहीं बने तो बता सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए आज का टॉपिक यानी कि आज हम लोग का ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप एक काम करना, अब आज अपने इन से एक बार NCERT पढ़ना, उसमें वायरस, वायरोइड, प्रियन और लाइकेन को डिटेल में पढ़ना, देन उसके बाद जो है ना शॉर्ट नोट्स अपने इंड से एक बार बनाना, ठीक है। अभी मतलब शॉर्ट नोट्स अभी मतलब NCERT पढ़ के बनाओगे ना तो सारी चीज़ें फिर से आपको याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ज़्यादा चीज़ें जो है माइंड में रिटेंशन भी होगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 यानी कि प्लांट किंगडम